हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपकी लास्ट वाली यूनिट है उसके अंदर दो चैप्टर है। एक चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरे चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी। ये दोनों चैप्टर का वन शॉट आपके सामने एक ही वीडियो के अंदर पेश किया जा रहा है। और भाई साहब, ये इतने धाकड़ लेवल का वन शॉट होने वाला है कि इसके अंदर कंटेंट तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा पेपर में कैसा क्वेश्चन यहां से बन रहा है और क्वेश्चन सॉल्व भी करा दूंगा। आपके मजे ही मजे होने वाले हैं। तो चलो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इन दोनों चैप्टर में हम शुरू करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर और उसके बाद हम शुरू करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे राज्य। इसको मैं टॉपिक बता देता हूं आपको मोटे मोटे तौर पर क्या क्या करवाने वाला हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट में उसका मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन आपने सुना होगा। तो फिर हम आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। उससे पहले मैं इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट का डायग्राम भी करवाऊंगा राज्य। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस भी आपको कराऊंगा। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वन शॉट के अंदर। तो चलो ना शुरू करते हैं फिर, देर किस बात की। चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप जानो मतलब इस वर्ड का कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, तब जाकर देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चीज है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन कंट्री की करेंसी। जब जब मैं बोलूं फॉरेन करेंसी तो आप समझना इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, और इसको शॉर्ट में फॉरेक्स भी लिखते हैं। जब न्यूज़पेपर वगैरह में हम इसको पढ़ते हैं और टीवी के अंदर न्यूज चलती है तो इसको फॉरेक्स फॉरेक्स करके बोलते हैं। जैसे कि इंडिया के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, जो इंडिया की करेंसी नहीं है ना, वो सारी की सारी फॉरेन करेंसी है, उन सबको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यूएस का डॉलर हो गया, या यूरोप का यूरो हो गया, रशिया का रूबल हो गया, या चाइना का युआन, जापान का येन, या फिर दुबई का दिरहम, कुवैत का दिनार। तो ये सब कंट्री की करेंसी इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। तो भाई साहब, जो हमारे देश की करेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राज्य डोमेस्टिक करेंसी। आप देख रहे हो, होम करेंसी बोलो, लोकल करेंसी बोलो, डोमेस्टिक करेंसी बोलो, अपना जो भी करेंसी नोट जो भी देश के अंदर चलता है उसकी बात। अब चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है राज्य फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी फॉरेन करेंसी को खरीदने का रेट। अब देखो ना, रेट को दिखाते कैसे हैं। अभी तुम किसी से पूछो, अपनी मम्मी से पूछो, मम्मी आलू का रेट क्या चल रहा है, तो मम्मी बताएगी बेटा 20 रुपए का 1 किलो आलू मिलेगा। टमाटर का रेट कितना चल रहा है, मम्मा बोलेगी 100 रुपए का 1 किलो टमाटर है। लहसन का रेट कितना है, 200 रुपए का 1 किलो लहसन है। तो जब भी हम किसी चीज का रेट पूछते हैं तो सामने वाला बंदा जवाब देता है तो किसी भी चीज की 1 यूनिट का रेट बताता है। वो कभी ऐसे नहीं बताता कि भाई 250 रुपए के 2.5 किलो टमाटर है, 50 रुपए के 2.5 किलो आलू है, हाँ 400 रुपए की 2 किलो अदरक है। ऐसे नहीं बताते, हमेशा रेट बताते हैं 1 यूनिट में। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी फॉरेन करेंसी को खरीदने का रेट होता है। कितनी करेंसी खरीदने का रेट? एक करेंसी खरीदने का रेट, है ना। एक के हिसाब से हम रेट बताते हैं, फिर जितनी खरीदनी है उतनी खरीद लो। तो कितनी आसान भाषा के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है, आप देखो। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस या फिर रेट ऑफ परचेसिंग 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को खरीदने का रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूं 90 रुपए का 1 डॉलर आ रहा है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। और जनरली इसको लिखते कैसे हैं? इसको स्टाइल में, यानी आजकल के जमाने में इसको लिखते हैं रेशो में। तो राज्य इसको ऐसे लिख सकते हैं, ₹90 इज टू $1। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। जो रुपीस है ये हमारे देश की होम करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, और जो ये डॉलर है ये फॉरेन करेंसी है। अब हम ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है अलग अलग करेंसी की टर्म में दिखाते हैं। जैसे कि भैया 280 रुपए का कुवैत का दिनार है, तो 25 रुपए के आसपास का दुबई का दिरहम भी है। तो हम अलग अलग करेंसी की टर्म्स में इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन जनरली पूरी दुनिया के अंदर ज्यादातर जो यूज होती है करेंसी वो डॉलर है। तो हम डॉलर को पकड़ के चलेंगे, इसकी टर्म्स में ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की, जो आपको पसंद आए आप वो याद कर लेना। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी परचेस्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये वो रेट है जिसमें फॉरेन करेंसी की हम 1 यूनिट परचेज करते हैं बाय पेइंग द डोमेस्टिक करेंसी। राइट, बड़ा ही आसान डेफिनेशन होगी भैया। अब मुद्दा ये आएगा, तुम्हारे दिल का क्वेश्चन बार बार तुमसे सवाल पूछता होगा कि ये यार 90 रुपए का 1 डॉलर आ रहा है, आखिर ये डिसाइड कौन करता है? कौन बताता है कि 90 रुपए का ही 1 डॉलर आता है? तो भाई साहब सुनो मेरी बात दिल से। हांगकांग में, इराक में, सऊदी अरेबिया में सरकार बताती है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिलकर बताते हैं कि कितने रुपए का डॉलर आएगा। यानी काफी सारे देश ऐसे हैं जहां पर सरकार खुद डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है? सरकार के फॉर्मेट होते हैं, गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड कर लेगी। बोलेगी, अमेरिका को बोलेगी दुबई की गवर्नमेंट,
दुबई की गवर्नमेंट बोलेगी मेरे पास 5 किलो गोल्ड है, अमेरिका बोलेगा मेरे पास 10 किलो गोल्ड है, तो अमेरिका पे डबल गोल्ड है, तो अमेरिका की करेंसी की वैल्यू डबल हो गई। ऐसा कुछ मतलब ओवरऑल मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया। तो करेंसीज का रेट जब सरकार डिसाइड करे तो ऐसे रेट डिसाइड करने के सिस्टम को हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसा इंडिया में नहीं होता, राइट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्त यहां पर एक्सचेंज रेट यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स किया गया है सरकार और सेंट्रल बैंक के द्वारा। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। ऐसे हर देश का अपना सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक ही मनी से रिलेटेड ज्यादातर चीजें डिसाइड करता है, सरकार के साथ मिलकर डिसाइड कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो आप इतना समझो। तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आप बोलोगे 3 टाइप होते हैं भैया। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ढंग से समझाता हूं मैं आपको जरा इसके बारे में। क्या है जी? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलो, या आप सिस्टम बोलना पसंद ना करो तो रिजाइम भी बोल सकते हो, एक ही बात है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो सिस्टम होता है जहां पर एक देश की सरकार ही डिसाइड करती है क्या होने वाला है करेंसी का एक्सचेंज रेट। अब मेरे दोस्त जब सरकार डिसाइड करती है ना, मान लो जी सरकार ने डिसाइड कर दिया कि 90 रुपए का $1 आएगा, तो ये लंबे समय के लिए डिसाइड हो गया, ये फिक्स रहता है, कांस्टेंट। मतलब ये तब जाके चेंज होगा जब सरकार इसको रिव्यू करेगी 6 महीने में, साल में, वरना लंबे समय तक ये कांस्टेंट ही रहता है, रेट बदलता ही नहीं है, राइट। अच्छा जी, दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। जापान, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, सबके अंदर यही चलता है। ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जहां पर डॉलर का रेट या फॉरेन करेंसी का रेट डिसाइड होता है उसकी डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से, यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। वो जैसे भी डिसाइड होता है, पेपर में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, मैं उसको डिटेल में करवाऊंगा। बस आप अभी इतना समझो कि फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो भी रेट डिसाइड होता है उस रेट को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और ये बेसिकली अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों में होता है। इंडिया में ना तो ऐसा होता ना ऐसा होता। इंडिया में होता है जी मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। अब ये मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट क्या होता है? ये एक ऐसा रेट होता है जिसके अंदर दोस्तों मार्केट डिसाइड कर रही है एक्सचेंज रेट। मार्केट मतलब जैसा यहां पर हो रहा था डिमांड सप्लाई से, इसमें भी मार्केट डिसाइड कर रही है डिमांड और सप्लाई से एक्सचेंज रेट को। लेकिन अगर कोई ऊंच नीच और गड़बड़ होती है, एक्सचेंज रेट एकदम से बहुत ज्यादा उछल जाता है या बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो यहां पर सरकार तैयार बैठी है मार्केट में इंटरफेयर करने के लिए। तो सरकार कहती है भाई साहब अगर मार्केट में कोई ऊंच नीच होती है तो गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ऐसा एक्सचेंज रेट जिसके अंदर मार्केट और गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। नाम कैसे पड़ा है भैया? ये फ्लोटिंग रेट है, ये फ्लोटिंग रेट, इसको मैनेज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बाकी सरकार बहुत कम दखल अंदाजी देती है, लेकिन आपको इतना बता दिया कि मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार यहां पर रिस्क को कम करने के लिए बैठी हुई है सेफर साइड में। ऐसा इंडिया पे होता है। काफी सारे बुक में लिखा हुआ भैया एक्सचेंज रेट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग के अंदर ही ये वाला आता है, तो वो भी पैटर्न ठीक है। आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला एक्सचेंज रेट कितने तरीके का होता है, आपसे सीधा सीधा पूछने वाले भैया मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये समझा दो। तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इसको ही बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी मैंने ऊपर ऊपर से बताया, धीरे धीरे करके इसकी पूरी प्रॉपर डिटेल आपको समझाऊंगा। तो चलो जी बात करते हैं, यहां से डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है जी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज रेट सिस्टम या रिजाइम वेयर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट भी लिख सकते हो। ऑफिशियली सेंट्रल बैंक डिक्लेयर करके बता रहा है। अब कैसे डिक्लेयर कर रहा है, कैसे नहीं डिक्लेयर कर रहा है, इस बात को छोड़ो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, राइट। इस वाले एक्सचेंज रेट को हम पैक्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। पैक्ड एक्सचेंज रेट, पैक्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, वो मत समझना 30 ml 60 ml, पैग वो अलग होता है, ये अलग है, राइट। हाँ, अगला आता है जी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है? तो इट रेफर्स टू द एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर फोरेक्स रेट, फोरेक्स रेट का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, इट्स डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में दो ही फोर्स होती है, डिमांड और सप्लाई की। बायर करता है डिमांड, सेलर करता है सप्लाई। तो फॉरेन करेंसी की भी मार्केट होती है जहां पर फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है। तो उस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो रेट निकलकर सामने आता है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और वो कैसे निकलता है मैं समझाऊंगा अभी। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसको क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं और इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। डोंट वरी एट ऑल।
अब आएगा इंडिया वाला, ये है जी मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज और ये है एक्स जो तुम्हारी होगी नहीं, एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर फॉरेक्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस विद ग्रेजुअल इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है ये ऐसा एक्सचेंज रेट है जहां पर मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने ही एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर रोल सरकार का है। ग्रेजुअल का मतलब होता है थोड़ा सा सरकार का भी है। इसको हम क्लीन फ्लोटिंग रेट नहीं बोलते, फ्लोटिंग का मतलब होता है फ्लोट होने देना, फ्लेक्सिबल, बदलने देना, क्लीन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। डर्टी है भैया, प्योर मार्केट यहां नहीं है, थोड़ी सी सरकार भी यहां पर है, जब जरूरत पड़ेगी तब बीच में आ जाएगी। तो भैया ये एक तरीके से मिक्स्ड है, दो चीजों का मिक्स्ड है, इसलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स। ऐसी गाड़ी जो दो फ्यूल से चलती हो उस गाड़ी को बोलते हैं हाइब्रिड, जैसे कि सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलती है तो हाइब्रिड हो गई। तो भैया ऐसे ही मैनेज फ्लोटिंग रेट जो है वो हाइब्रिड फ्लोटिंग रेट है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, एग्जाम के अंदर आ रखा है भाई साहब ये वाला क्वेश्चन। ये लो जी तुम्हारे सामने पेश है, हैंड टू हैंड एमसीक्यू है। ये क्वेश्चन बोलता है हाइब्रिड इन मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज नोन एज व्हाट? हाइब्रिड मतलब मिक्स, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिक्स क्या होता है भैया? ये होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग या मैनेज टू फ्लोट। ये एक ही बात है, डोंट वरी एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताने लगता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर है, मतलब फॉरेन करेंसी का चैप्टर है। भाई हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए भैया तुम्हें फॉरेन करेंसी? फॉर एग्जांपल डॉलर क्यों चाहिए? अमेरिका में घूमने जाना है, वहां जाके पिज्जा बर्गर पैटीज खानी है, तो जब खाओगे तो डॉलर ही देना पड़ेगा। अमेरिकन गुड्स मंगवानी है तो डॉलर ही देना पड़ेगा। अब आपको समझाता हूं, देखो भाई, अगर मैं इंडिया में बैठा हुआ अमेरिका से यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आईफोन मंगवाता हूं तो मैं अमेरिका से सामान को इंपोर्ट कर रहा हूं। भाई मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े थे, मैंने 1 लाख का आईफोन मंगवा लिया, तो मेरे अकाउंट से 1 लाख कट गए, तो अब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। तो मैं कहूंगा भैया आईफोन मंगवाया है, मैंने पैसा रुपया में दिया है, लेकिन दोस्त मैंने रुपया अपने बैंक से कटवाया है, मेरे बैंक ने जो अमेरिका को पैसा दिया होगा वो डॉलर दिया होगा। तो बोलते हैं जब भी इंपोर्ट करवाते हैं तो हमारे देश से डॉलर निकलता है। तो मैं बात करूंगा अपनी कंट्री की, हमें डॉलर क्यों चाहिए? इंपोर्ट करवाने के लिए डॉलर चाहिए, क्योंकि अमेरिका डॉलर लेता है, डॉलर देता है। भाई देखो, हम चाइना से ट्रेड करेंगे तो हम चाइना से चाइनीज करेंसी नहीं लेते और चाइना हमसे हमारी करेंसी नहीं लेता। क्या करेंगे हम एक दूसरे की करेंसी का? कभी हमारी लड़ाई हो गई तो ऐसे ही पाकिस्तान के साथ है। तो विश्वास के लिए अमेरिका की करेंसी चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से डिसाइड किया गया था कि अमेरिका की करेंसी सबसे बेस्ट है, क्योंकि अमेरिका की करेंसी को बढ़िया इसलिए माना गया क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर परेशान नहीं हुआ था, खराब कंट्री नहीं था, डिस्टर्ब्ड कंट्री नहीं था, सबसे स्टेबल कंट्री अमेरिका को माना गया था। तो इसकी करेंसी पे विश्वास कर लिया और यह विश्वास आज तक चल रहा है राज्य, ठीक है ना। मोर देन 70% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आज भी डॉलर की टर्म में होता है। काफी सारी कंट्री है जो कुछ कुछ अपनी करेंसी को यूज करने लग गई हैं, लेकिन डॉलर को ही ज्यादातर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम डॉलर ही मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं सीधा सीधा, वाई वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन करेंसी हमें क्यों चाहिए? तो भाई उसके हमारे पास कुछ रीजन है। रीजन को तुम बोल सकते हो सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी के हमारे पास क्या सोर्स है, किस वजह से चाहिए होती है, ये पढ़ रहे हैं भैया। पहला सोर्स है इंपोर्ट, विदेशों से बाय करना चाहते हैं हम फॉरेन गुड्स तो डॉलर चाहिए। टूर एंड ट्रैवलिंग करना चाहते हो अब्रोड में, फॉरेन कंट्री में, थाईलैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन घूमना चाहते हो तो वहां की करेंसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन अब्रोड करना चाहते हो, मतलब अब्रोड का मतलब होता है फॉरेन कंट्री या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन कंट्री में तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनके वहां पर कुछ एसेट्स परचेज करना चाहते हो, फैक्ट्री खोलना चाहते हो, कंपनी खोलना चाहते हो, तो उनका पैसा ही चलेगा वहां पर। सेंडिंग गिफ्ट, सेंडिंग गिफ्ट का मतलब होता है यूनिलेटरल, काफी सारी किताब में लिखा हुआ है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, मतलब एक तरफा प्यार करते हो किसी से, उसको चुपचाप से गिफ्ट भेजे जा रहे हो लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, है तो उनको गिफ्ट भेजोगे तो उनकी करेंसी चाहिए होती है, तो गिफ्ट भेजने के लिए भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अगला लिखा है जी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन को हिंदी में बोलते हैं सट्टेबाजी। कुछ लोग सट्टेबाजी के लिए भी डॉलर की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं भैया आज 90 रुपए का $1 है, लपक लो, खरीद लो, जब ये $91 का हो जाएगा तब इसको जाके हम
बेच देंगे तो प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन। ये लीगल है, अलाउड है, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में ऐसा होता है। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस है कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं। अब इसके साथ आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, कहते हैं जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ता है, डॉलर महंगा होता जाएगा, मतलब वैसे वैसे इसकी डिमांड कम होती जाएगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर कम हो रहा है तो इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड के बीच में होता है इनवर्स रिलेशन। और ये एक डायग्राम से दिखा सकता हूं मैं, उसे बोलते हैं दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व। फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व अगर आपको दिखाऊं तो ऐसे बनेगा। यहां पर वाई एक्सिस पे आप लिखोगे प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, एक्स एक्सिस पे लिखोगे आप क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी यानी डॉलर, इधर लिख दो जी प्राइस ऑफ डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड कर्व बनता है ऐसा, सीधी लाइन बनानी है सीधी लाइन बनाओ, ऐसे घुमा के लाइन बनानी है घुमा के बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधी बना देता हूं, ये डिमांड कर्व है। ये कहता है जी ऐसे, मान लो जी ये पॉइंट है, 90 रुपए का है तो $1 ले लो। अगर इससे नीचे रेट आ जाता है मान लो 85, तो डॉलर ज्यादा ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, जो भी है। एक्सचेंज रेट गिरेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये मैंने यहां पे आपको साबित करके दिखा दिया। तो डिमांड कर्व में फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन यानी इनवर्स रिलेशन दिखाई देता है। वन शॉट है, आपको लग रहा है थोड़ी सी मेहनत कर रहा है लव कौशिक, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके आप अपना प्यार दिखा सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो कि भैया वन शॉट आ गया कातिया, जाके देख लो। हाँ चलो जी भैया, लेकिन ये तो डिमांड के रीजन हुए हैं भाई। ये डॉलर आते कहां से हैं, मतलब सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन से हैं? डॉलर आ कहां से रहे हैं, सप्लाई कहां से हो रही है? जब हम इंडिया के बंदे अपना समोसा अमेरिका को बेचेंगे, मतलब इंडियन मेड गुड्स जैसे कि लेदर वगैरह, शूज वगैरह या कुछ भी जो भी इंडिया में बनता है, मसाले, चॉकलेट वगैरह, हम फॉरेनर्स को बेचेंगे, तब हमें वो डॉलर पे करेंगे, राइट। हम थाईलैंड को बेचे, चाइना को बेचे, जापान को बेचे, तो मिलते हमें डॉलर ही हैं, राइट। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब हमारे पास सप्लाई होती है फॉरेन करेंसी की। तो हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि एक्सपोर्ट, या फिर टूर एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रोड। अमेरिकन बंदा कोई इंडिया में छोले भटूरे खाने आ जाए, लाल किला ताजमहल देखने आ जाए, घूमने आ जाए, तो वो डॉलर खर्चेगा, या फिर हमारे बैंक से जाएगा डॉलर एक्सचेंज करवाएगा, तो हमारे देश में किसी ना किसी तरीके से डॉलर आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, फॉरेन कंट्री का बंदा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि रिसेंटली अमेरिका का इलॉन मस्क है, इलॉन चाचा, उसने हमारे देश में टेस्ला कंपनी खोली है बैंगलोर के अंदर। स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, कोई हमारी करेंसी में सट्टेबाजी कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा है भैया रुपया खरीद लो, तो वो डॉलर देकर रुपया खरीद रहा है, तो फॉरेन करेंसी हमारे में आ गई। रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम फॉरेनर्स, जैसे पहले दे रहे थे गिफ्ट फॉरेनर्स को, ऐसे मिल रहे हैं, डॉलर में गिफ्ट आ रहे हैं भाई। अगर डॉलर में यूनिलेटरल ट्रांसफर आ रहे हैं, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, तो डॉलर आ रहा है हमारे पास। और ऐसे में बोलते हैं राज्य कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है और उसकी सप्लाई होती है, उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट महंगा हो जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज को बेचने वाले लोग उसको बेचने लग जाते हैं, दे दनादन सप्लाई करने लग जाते हैं, राइट। हाँ, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा, तो भैया जो सप्लायर्स है वो कहेंगे अभी रुक जाए यार, अभी नहीं बेचते, अभी प्रॉफिट नहीं होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी सप्लाई के अंदर होता है पॉजिटिव रिलेशन, जिसको हम डायरेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं। और इसको मैं दिखाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई कर्व से। इसका सप्लाई कर्व दोस्त पॉजिटिवली स्लोप्ड बनता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई दूसरा सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व दिखाता है दोस्त। यहां मान लो कोई पॉइंट है, 90 का डॉलर आ रहा है, तो वो कहता है एक बेच दे। अगर डॉलर का रेट 91 हो जाता है तो बोलता है और ज्यादा बेच दे, 2 बेच दे। तो रेट बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, रेट बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है। मैंने जस्टिफाई कर दिया इस डायग्राम के थ्रू, तो मैंने बता दिया आपको। अभी तक देखो क्लैरिटी से, अगर आप ये वन शॉट लगातार देखते जा रहे हो तो बीच में मुझे बताने की जरूरत है आपको दोस्तों। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब डॉलर को खरीदने का रेट, राइट। फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विदेशों से माल चाहिए, या वहां घूमने जाना है, या स्पेकुलेशन करनी है, या वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज आता कहां से है? जब हम एफर्ट करेंगे, माल बेचेंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे, या फॉरेनर्स हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हमारे देश में घूमने आएंगे, या फिर वो हमारे देश के लोगों को डॉलर्स में गिफ्ट भेज रहे हैं, या किसी फॉरेन करेंसी में गिफ्ट भेज रहे हैं, राइट। ये बात पढ़ ली। अब मोटी मोटी बात मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आजकल तो ऑनलाइन बहुत चलती है, लेकिन आपको बताऊंगा
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। बीच में ब्रोकर्स आते हैं। हम फॉरेन करेंसी को कहां से खरीद सकते हैं भाई? ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, बैंक से भी खरीद सकते हैं, और बहुत सारे मनी एक्सचेंज वाले लोग होते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, तो करोल बाग की गफार मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, चांदनी चौक में बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है। तो इस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इट रेफर्स टू द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड, जहां पर फॉरेन करेंसी खरीदी जाए और बेची जाए। इस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अच्छा, तुम कहोगे सर पुराने वाले टॉपिक टॉपिक पे आओ ना, 3 तरीके का फॉरेन एक्सचेंज रेट होता था। अरे उस पे आऊंगा, टेंशन मत लो, मैं तो बीच में इन चीजों को बता रहा था। देखो जी, मेरा कहना था आपसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 तरीके का होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जहां पर सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफिशियली डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए एक्सचेंज रेट। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, तो छोड़ दो। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होता है जहां पर डिमांड सप्लाई मिलकर डिसाइड करती है कि फॉरेन करेंसी का रेट क्या होना चाहिए। तो इसको डिटेल में पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग में भी ये यूज होता है। अच्छा जी, तो देखते हैं भैया, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे डिसाइड होता है। तो लो जी, पहले ऊपर जो भी लिखा है मत पढ़ना, यहां समझना। भाई एक डायग्राम बनाऊंगा नीट एंड क्लीन, आपको भी ऐसे ही बनाना है। वाई एक्सिस पे लिखना है राज्य प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी या डॉलर्स इन रुपीज, रुपीज देकर खरीदते हो ना, हाँ। यहां लिखनी है क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी या डॉलर्स इन डॉलर्स, डॉलर की क्वांटिटी डॉलर में ही होगी। ये मेरा डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट डिमांड कर्व, ये मेरा डॉलर का मार्केट सप्लाई कर्व। जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं, तो मान के चलो वहां पर डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। यानी ये वो पॉइंट है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। इस पॉइंट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम। और दोस्त मेरे, जो भी यहां पर रेट होता है, रेट कहां लिखा जाएगा? वाई एक्सिस पे। मान लो जी 90 लिखा है, तो ये रेट होता है इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। और हम बोल देते हैं कि ऐसे रेट डिसाइड होता है। जब जब डिमांड सप्लाई चेंज होती रहेगी तो ये बदलता रहेगा। ठीक है जी, रेट ऐसे ही डिसाइड होता है। अगर 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 इसके मैं ऊपर का एरिया देखूं, तो इस एरिया को बोलते हैं राज्य एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसके नीचे के एरिया को बोलते हैं एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पेपर में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों बोलते हैं एक्सेस सप्लाई ऊपर, क्यों बोलते हैं एक्सेस सप्लाई नीचे? तो देख लो, ऊपर का राज्य कोई भी पॉइंट है, इससे ऊपर का कोई भी पॉइंट है, दिखाता है सप्लाई इधर है, डिमांड इधर है, मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। देख लो ना कोई पॉइंट, ये पॉइंट ले लो, सप्लाई ये रही, इसी पॉइंट पे देखो डिमांड, डिमांड ये रही, तो सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो यहां एक्सेस सप्लाई मिलेगी आपको। और अगर मैं इसके नीचे का कोई भी पॉइंट देखूं, तो इसमें डिमांड ज्यादा हो गई है इस साइड, सप्लाई कम हो गई है उस साइड वाली कम होती है, तो नीचे सारी जगह एक्सेस डिमांड है। तो यही वो सिचुएशन है जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर है। अब तुम बोलोगे सर एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है? अबे भाई, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। एक्सेस सप्लाई वो सिचुएशन जहां पर डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो इक्विलिब्रियम तो नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम तो वो सिचुएशन है जहां पर इक्वल हो डिमांड सप्लाई। एक्सेस डिमांड क्या होता है? वो सिचुएशन जहां पर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, ठीक है ना, आप हटा दो इस चीज को। तो आपके लिखने की बात है भैया, आपसे पूछ लेगा पेपर में कि बताओ जी कैसे डिटरमाइन होता है इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब कौन से सिस्टम में, वो बोले ना बोले, आपको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम याद रखना है, क्योंकि यही कोर्स में। तो टॉपिक हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कौन से सिस्टम में? अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और मैनेज्ड फ्लोटिंग में भी ऐसे ही डिसाइड होता है। ठीक है जी, तो कैसे डिसाइड होता है भैया, हमें बोलना है। कहते हैं भैया इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो जो भी डिसाइड होता है, पहली बात तो ये, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो भी डिसाइड होता है वो इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। और ये कैसे डिसाइड होता है? तो पहले डेफिनेशन देंगे, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज रेट वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू ईच अदर। ये वो एक्सचेंज रेट होता है जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। नीचे लाइन डालने की जरूरत नहीं है क्वांटिटी पे, आपको सिर्फ यही लाइन डाल के बतानी है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, इतनी बात? नहीं नहीं, इतनी बात नहीं है भाई, पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कई बार। गिव द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब बताओ। हाउ इट इज डिटरमाइंड अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये डिटरमाइन कैसे होता है? तो इसका पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहले आप मीनिंग लिखो, जो मैंने पीछे लिखा था, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कहां पर डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो यहां पर तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब पूछा है, ठीक है, पहले उसका मतलब लिख दो, फिर इक्विलिब्रियम का मतलब लिख दो। फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम वो रेट होता है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई फॉरेन करेंसी की एक दूसरे के बराबर होती है।
फिर फॉरेन करेंसी की मार्केट डिमांड के बारे में बताओ, इसके दो सोर्स बता दो। फिर फॉरेन करेंसी की मार्केट सप्लाई के दो सोर्स बता दो, मैंने तो बहुत सारे बताए हैं आपको सोर्सेस। फिर दोस्त इसके नीचे बनेगा आपका प्यारा सुंदर डायग्राम जो मैंने बनाया था अभी पीछे। फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा, ये पूरा पैटर्न है। जो पैटर्न फॉलो नहीं करता उसको पूरे नंबर नहीं मिलते, फिर कहते हैं यार क्वेश्चन तो आया था मेरे को नंबर नहीं मिले, पूरे टीचर ने नंबर नहीं दिए, ये ना जाने क्या हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। तो भाई पैटर्न पूरा फॉलो करना पड़ता है। आप जरा ढंग से मेरे साथ आओ। मैंने बताया जहां सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को काटेंगे वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम होगा, होगा जी होगा। लेकिन डिमांड और सप्लाई की वजह से ये रेट चेंज हो जाता है। अगर डिमांड सप्लाई में कोई चेंज आता है तो ये एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है। थोड़ा सा ही आपको पता होना चाहिए। जैसे कि राज्य में यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, मैंने ये सप्लाई डिमांड बनाए और यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम 90 रुपए का दिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ डैश ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब चार चीजों का इंपैक्ट बताऊंगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। पहला बताऊंगा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ रही है, यानी इंडियन लोग चाहते हैं थाईलैंड घूम के आए, रशिया घूम के आए, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका घूम के आए, तो मतलब फॉरेन कंट्री में ज्यादा घूमना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। कोई भी रीजन हो सकता है, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना भी हो सकता है, उस वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो बताओ जी फॉरेन एक्सचेंज रेट पे कोई फर्क पड़ेगा? जी पड़ेगा। अगर हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करेंगे ना, तो जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा करो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहां पर भी ऐसा ही है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड ज्यादा करोगे तो उसका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा करोगे उसका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये बेसिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा। मान लो जी 91 आ गया, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ा भाई साहब? ये बढ़ गया। डॉलर 90 की जगह, 90 का एक था, अब 91 का या 92 का हो सकता है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अगर मान लो फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाए, कोई नहीं चाहता अमेरिका घूमना, कोई नहीं चाहता अमेरिकन गुड्स खरीदना, तो भैया अमेरिकन करेंसी की डिमांड गिर जाएगी। गिर जाएगी तो आप देखो जरा, पहले आपका इक्विलिब्रियम ये था, अब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो रेट पहले से कम हो जाएगा, क्वांटिटी छोड़ो। तो हम बोलेंगे भैया पहले 90 का $1 आ रहा था, अब 89 का $1 हो जाएगा, हमें सस्ता पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा। एक आधे नंबर का एमसीक्यू आ गया तो तुम क्रैक कर लोगे। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, अब इंडियंस फॉरेन गुड्स को पसंद नहीं करते, अब इंडियंस फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन करना पसंद नहीं करते, बताओ जी एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हम बोल रहे हैं भैया इंडियंस कुल मिला के फॉरेन करेंसी की डिमांड कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट, नहीं करवा रहे इंपोर्ट, तो भैया एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सप्लाई साइड भी तो बात कर लो। मान लो जी फॉरेनर्स जबरदस्ती हमारे देश का सामान खरीद रहे हैं, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा? जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई का वैसे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। पहले ये इक्विलिब्रियम था, अब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसके सामने रेट देखो पहले से कम हो गया, तो हम बोलते हैं भैया सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, वैसे भी किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसका रेट गिर ही जाता है। ज्यादा जो चीज अवेलेबल रहती है उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो तुम भी समझो, तुम भी ज्यादा मत अवेलेबल रहा करो जनता में, समझे, रिजर्व रहा करो थोड़े से। आओ जी आओ, अगला है जी इफेक्ट ऑफ डिक्रीज। थोड़ा साफ लिखूं, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व पीछे भाग जाएगा। पहले ये इक्विलिब्रियम था, अब ये हो जाएगा। भाई सप्लाई कम हो गई तो लगेगा यार शॉर्टेज है थोड़ी सी, तो रेट बढ़ जाएगा। तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। तो बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो मैं बोलता हूं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे कर देती है, और इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज बदल जाता है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट बदल जाता है। अब आपको चार शब्द सिखाऊंगा। एक शब्द का नाम है एप्रिसिएशन, दूसरा है डेप्रिसिएशन, तीसरा है रिवैल्यूएशन, चौथा है डिवैल्यूएशन। इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर जनरली क्वेश्चन आ रहा है, चारों को क्रैक करेंगे विद देयर डिफरेंसेस बढ़िया तरीके से।
चलो जी भैया करते हैं। देखो जी, मान के चलो 90 रुपए का $1 आ रहा है, 90 रुपए का $1 आ रहा है राज्य, ठीक है जी। ये किसी भी रीजन की वजह से मान लो जी 91 हो गया, तो बताओ डॉलर महंगा हुआ सस्ता हुआ? हम बोलेंगे यार पहले 90 का डॉलर खरीद रहे थे, अब 91 का खरीद रहे हैं तो महंगा हो गया। तो किसकी वैल्यू बढ़ गई है? ये डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, यानी वैल्यू ऑफ रुपया कम हो गई, क्योंकि ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं अब डॉलर खरीदने के लिए। या फिर मान लो डॉलर पहले 90 का था, अब 89 का हो गया, मतलब सस्ता हो गया डॉलर भाई, डॉलर सस्ता हो गया, तो ये मान के चलो रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, ये मान के चलो। तो मैं आपको बताता हूं भाई इस बात से चीजें निकालनी। अगर हमारे देश के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चल रहा होता, एक्सचेंज ऐसे भी लिख दूंगा मैं, है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चल रहा होता, जैसे कि हांगकांग में चल रहा है, इराक में चल रहा है, सऊदी अरेबिया में चल रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू का कम होना कहलाता डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी या डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ रुपी या रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब भाई साहब सुनो, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है तो घटी किसकी है? फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई यहां पर, तो इसको फॉरेन करेंसी का डिवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी यानी डॉलर। एक्चुअली रिवैल्यूएशन का मतलब बढ़ना होता है, डिवैल्यूएशन का मतलब गिरना होता है। वैल्यूएशन डी हो गई यानी गिर गई, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपया। और यही एक तरीके से फॉरेन करेंसी की वैल्यू का बढ़ना होता है, तो इसको रिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर भी बोल सकते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखो अभी दोस्त, अगर किसी देश के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं चल रहा होता तो इन्हीं चीजों के नाम बदल जाते हैं। हां, अगर किसी देश में मैं बोलूं कि चल रहा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कोई भी चल रहा हो, तो अगर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू गिर गई तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपया, और हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो इसको बोलते हैं अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपया। बस वर्ड यूज करने की दिक्कत है, राइट? अगर मार्केट डिमांड और सप्लाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा होता है तो मैनेज फ्लोटिंग या फिर फ्लोटिंग रेट होता है, उसके अंदर हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी तो उसको डेप्रिसिएशन ऑफ रुपया बोलेंगे, और यही है अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, है ना? और ये अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको अप्रिसिएशन ऑफ रुपया बोलेंगे या अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसका अपोजिट भी बोल सकते हो, ये डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर है। क्योंकि जब भी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू तो गिर रही है ना, तो उसके लिए उल्टा वर्ड यूज कर देते हैं। खैर, हमें इन बातों में जानना है। अब तुमसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा भैया ये डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन सेम चीज है क्या? हम बोलेंगे भैया सेम नहीं है, तुम्हें दिख रही है सेम है। क्यों? क्योंकि राज्य डिवैल्यूएशन है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वर्ड यूज होता है, और डेप्रिसिएशन यूज होता है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। अब अगर ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में यूज होता है तो ये डिमांड और सप्लाई की वजह से डिसाइड होता है। अगर ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है तो इसको सरकार डिसाइड करती है। तो ये डिफरेंस है इसमें भाई, सरकार डिसाइड करती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट होगा, और इसको मार्केट डिसाइड करती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो ये डिफरेंस आ जाता है क्या पेपर में? आ जाता है, हाँ आ जाता है राज्य। तो ठीक है जी, डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बारी। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ था, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी आर सेम, डिफेंड और रिफ्यूट। डिफेंड का मतलब होता है आप बताओ ये ट्रू है, रिफ्यूट का मतलब होता है कि आप बताओ ये फॉल्स है। आप बताना भैया सेम चीज नहीं है, हम वैलिड रीजन देंगे आपको, 3 डिफरेंस बताएंगे, और ये 3 डिफरेंस ये रहे तुम्हारे सामने। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये लो जी। क्या बोलेंगे? डेफिनेशन नहीं बता रहे अभी, सीधा बता रहे हैं जो इसको भी लगा देता हूं साथ में। जो डिवैल्यूएशन है यहां लिख दिया, डेप्रिसिएशन यहां लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन जैसा शब्द
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में यूज होता है, तो बोलते हैं भैया इट एग्जिस्ट इन द फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, लेकिन डिवैल्यूएशन एग्जिस्ट करता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। अब फिक्स्ड में है तो डिटरमाइन बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक है, अब ये फ्लेक्सिबल में है तो डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, राइट। अब क्योंकि फिक्स्ड में है तो सरकार ने डिसाइड किया है, तो सरकार की पॉलिसी होगी कुछ ना कुछ, सरकार ने तभी डिसाइड किया है, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है नॉट रिलेटेड, इसका सरकार की पॉलिसी से कोई रिलेशन नहीं है, अपने आप ही डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, नॉर्मल लोग जो डिमांड सप्लाई करते हैं उसकी बेसिस पे डिसाइड होता है। अब सुनो जरा गहरी बात, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये आ सकता है कि एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, ये भी तो आ सकता है। होती तो दोनों सेम सेम सी चीज है, दोनों में ही हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन डिफरेंस है दोस्त, यही सेम डिफरेंस है। रिवैल्यूएशन वर्ड यूज करेंगे तो सरकार ने किया, अप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे तो मार्केट ने किया। डिफरेंस क्या होगा, एक भी लाइन चेंज मत करना, सेम फर्रा तुम्हारे सामने है, एक भी लाइन चेंज नहीं होगी। यहां लिख दिया अप्रिसिएशन, यहां लिख दिया रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में है, अप्रिसिएशन है फ्लेक्सिबल में है, रिवैल्यूएशन है तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अप्रिसिएशन है तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई ने डिसाइड किया है, रिवैल्यूएशन है तो रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी है, और अप्रिसिएशन है तो इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी है, यानी सरकार की पॉलिसी से कोई वास्ता इसका नहीं है। तुम बोलोगे सर डेफिनेशन करा दो, डेफिनेशन कराऊंगा, लेकिन कैडे लेवल की बात तो समझा दो भाई। देखो मैं बोल रहा हूं, जिसको समझ नहीं आया ना दोबारा समझ लेना। 90 रुपए का डॉलर अब मिलता है 91 में, यह फायदा है या नुकसान है? हम बोलेंगे भैया डॉलर जो 90 का आ रहा था 91 में आ गया, तो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ रुपया, रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो दोस्त इसी बात को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और इसी बात को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसी बात को। ठीक है जी, बस फर्क हमने फिर भी पढ़ लिया, ये सरकार ने किया, ये मार्केट फोर्स ने किया, वो सब अलग है। अब देखो, अब इन दोनों की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हिल जाते हैं किसी भी देश के। कैसे? जब भी डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क पड़ता है, और आपको समझाऊंगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल, जो हम लोग फॉरेन कंट्री को माल बेच रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है परचेज, जो फॉरेन कंट्री से हम माल खरीद रहे हैं उसे बोलते हैं इंपोर्ट। अब ढंग से मेरी बात को राजे दिल से समझना, हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। देखो जी, पहले जो 90 रुपए की, मान लो 90 रुपए की एक पेप्सी की बोतल खरीदते थे हम अमेरिका से, खरीदने पे फोकस करो मतलब इंपोर्ट पे। अब वो बोतल आएगी 91 की, यानी जो भी हम फॉरेन गुड्स खरीदते थे, इंपोर्ट खरीदते थे, अब वो एक्सपेंसिव हो गए। एक्सपेंसिव का मतलब कॉस्टलियर हो गए, तो हम कम खरीदेंगे तो हमारे इंपोर्ट गिर जाएंगे, ये इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे देखो, एक्सपोर्ट मतलब सेल पे, अब सेल करेंगे तो खरीदेगा कौन? अमेरिका का बंदा। मान लो $1 में अमेरिका वाले बंदे 90 टॉफियां खरीदते थे इंडिया से, ये मान लो $1 में वो हमारे देश से 90 टॉफियां खरीदते थे। अब $1 में वो 91 टॉफी खरीदेंगे। अरे मतलब जो इंडिया का माल एक्सपोर्ट हो रहा था वो अमेरिकन के लिए सस्ता हो गया, चीपर। कैसे चीपर हो गया भाई? सेम अमाउंट ऑफ मनी में वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पा रहे हैं। नाउ दे कैन परचेज मोर क्वांटिटी विद सेम अमाउंट ऑफ मनी, है ना? तो ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट उनको सस्ता लग रहा है, तो हमसे ज्यादा माल खरीदेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो चाहे डिवैल्यूएशन हो या डेप्रिसिएशन हो, दोनों की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है, इतना ध्यान रखो। अच्छा जी, क्या इसको पढ़ाऊंगा अभी, ठंड रखो। और देखो जी उल्टा, मान लो जी 90 रुपए का $1 आ रहा था, अब ये डॉलर की वैल्यू 89 का 1 हो गया। तो राज्य तुम बोलोगे यार डॉलर सस्ता हो गया, पहले 90 का आ रहा था अब 89 का हो गया, मतलब हमारी करेंसी मजबूत हो गई। तो इसे बोलेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी रुपया। हाँ जी, तो दोस्त अगर हमारे देश के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा हो तो इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ रुपया, और अगर हमारे देश के अंदर फ्लोटिंग यानी फिक्स्ड नहीं चल रहा
तो हम बोलेंगे इसको अप्रिसिएशन ऑफ रुपया। अच्छा जी, तुम सब सोचते होंगे यार अप्रिसिएशन फायदे की चीज होती है। अभी जरा ढंग से दिमाग लगा के देखो इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो जी, 90 रुपए की जो हम एक पेप्सी खरीदते थे अमेरिका से, अब वो 89 की पड़ेगी। यानी खरीदने का मतलब इंपोर्ट, जो भी हम अमेरिका से खरीदते थे वो सस्ता हो गया, हम सेम अमाउंट के अंदर अब ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, तो इंपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट पे ध्यान दो, जो वो लोग $1 में 90 टॉफियां खरीदते थे हमारे यहां से, अब वो $1 में 89 टॉफियां खरीद पाएंगे। तो वो कह रहे हैं भैया जो भी हम खरीदते थे इंडिया से, एक्सपोर्ट जो भी होता था, ठीक है, अब अमेरिकन को वो महंगा लग रहा है, कॉस्टलियर। कॉस्टलियर का मतलब होता है एक्सपेंसिव, महंगा लग रहा है, तो हमसे वो एक्सपोर्ट कम करवाएंगे क्योंकि महंगा लग रहा है। तो रिवैल्यूएशन हो या अप्रिसिएशन, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे सेम फर्क पड़ता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, लेकिन ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे सेम फर्क पड़ता है, राइट। हाँ, तो क्या मैंने नोट्स बनाए हैं इस चीज से रिलेटेड? नोट्स बनाए हैं भैया। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रिवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन की डेफिनेशन की। सेम डेफिनेशन बनेगी, फॉर्मेट लाया हूं, देखो जी क्या लिखा है। यहां लिखा है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है और हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब अगर फॉरेन करेंसी से कंपेयर करें तो इसको बोलेंगे दोस्तों रिवैल्यूएशन। सही है, बोलेंगे रिवैल्यूएशन? हाँ जी बोलेंगे। अगर फिक्स्ड नहीं चल रहा होता, फ्लोटिंग चल रहा होता, तो इसी को बोलते हैं हम अप्रिसिएशन। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन। अगर फ्लोटिंग चल रहा होगा तो इसी चीज को बोलेंगे अप्रिसिएशन, क्योंकि राइज हो रही है हमारे देश की करेंसी की वैल्यू, राइट। तो आगे बढ़ते भैया, मतलब पहले जो 90 का $1 आ रहा था वो 89 का $1 हो गया, तो एक्सचेंज रेट देखो तो इट लीड्स टू फॉल इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कम हो चुका है, इससे ही मुझे पता लगता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। अब इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो दिखा रहा हूं भैया। इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। इंपोर्ट मतलब खरीदना, जो हम 90 रुपए का माल खरीदते थे उनसे एक, अब वो 89 का पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर। डोमेस्टिक बायर्स के लिए पेप्सी सस्ती हो गई अमेरिका की। 3 नंबर में आता है इंपैक्ट, ये इसलिए बता रहा हूं। हाँ, नाउ डोमेस्टिक बायर कैन बाय मोर, तो वो ज्यादा खरीद सकते हैं विद सेम अमाउंट ऑफ मनी, जितने भी उनके पास पैसे हैं उससे ज्यादा खरीद लेंगे। ज्यादा खरीदेंगे तो राइज हो जाएंगे इंपोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक्सपोर्ट, वो $1 में पहले 90 टॉफी खरीदते थे, अब $1 में 89 टॉफी खरीदेंगे, तो कम खरीद सकते हैं। इससे हमारी डोमेस्टिक जो इंडियन चीजें हैं वो अमेरिकन के लिए महंगी हो गई है। तो इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स कॉस्टलियर या फिर एक्सपेंसिव फॉर फॉरेन बायर्स। आप दोनों में से कोई भी एक शब्द यूज करना, मतलब ऐसा नहीं है आपको 3-4 मीनिंग पता है तो आप 3-4 के 3-4 लिख दोगे, ठीक है। हाँ ठीक है जी। नाउ डोमेस्टिक बायर्स कैन बाय लेस क्वांटिटी, अब लेस क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट गिर जाएगा, गिर जाएगा। जो मैंने रिवैल्यूएशन में लिखा है डिट्टो मैंने अप्रिसिएशन में लिखा है, राइट। रिवैल्यूएशन अप्रिसिएशन दोनों वर्ड में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर सेम इंपैक्ट पड़ता है, राइट। अब आ जाओ जी, सीधी सीधी बात है, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन पे सेम चीज है भैया, ठीक है। ज्यादा ध्यान लगाएंगे यहां पर, देखो क्या लिखा हुआ है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर अगर फॉल हो जाए वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो इसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पहले 90 का $1 आता था, अब 91 का डॉलर आ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई ना, लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 90 से 91 हो गया ना, बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं इट लीड्स टू राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है तो सोचो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, समझे। हाँ, तो इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। और बता दूंगा भैया, अगर यहां फिक्स्ड नहीं लिखा होगा, फ्लोटिंग लिखा होगा, तो इसी चीज को डेप्रिसिएशन बोलेंगे। देखो अगर मैं यहां फ्लोटिंग लिख दूं तो ये सेम डेफिनेशन डेप्रिसिएशन की हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट देख लो जी, मैंने क्या बताया था आप लोगों को। मैंने बताया जी, जो चीज हम 90 रुपए की खरीदते थे एक, अब वो 91 की पड़ेगी, तो मतलब फॉरेन गुड्स अब हमें 90 की जगह 91 की पड़ेगी, मतलब एक्सपेंसिव हो गई। तो इट मेक्स फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर या एक्सपेंसिव, इस वजह से हम लेस क्वांटिटी खरीदेंगे तो फॉल हो जाएंगे इंपोर्ट, राइट। फॉरेनर्स जो $1 में 90 टॉफियां खरीद रहे थे, अब उनको $1 में 91 टॉफी मिलेगी, तो मतलब एक तरीके से हमारी डोमेस्टिक गुड्स उनके लिए चीपर यानी सस्ती हो जाएगी। नाउ दे कैन बाय मोर, अब वो ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, राइट। ओके रिपोर्ट, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो भैया ठीक है, सेम इंपैक्ट डेप्रिसिएशन का होता है। चलो जी एक चीज और देख लेते हैं भाई साहब। यहां पर एमसीक्यू कई बार ऐसा आ जाता है कि एक्सचेंज रेट का नेशनल इनकम से क्या लेना देना है, बच्चे समझ नहीं पाते, पागल हो जाते हैं। हाँ आ रखा है पेपर के अंदर,
ये लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मतलब अदर थिंग्स की तुम बात ही मत करो। अदर थिंग्स क्या, जो यहां नहीं लिखा उसकी बात ही मत करो, तो उसकी तो बात करेंगे ही नहीं। When in a country the price of foreign currency rise, कहता है एक देश में फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ गया, मतलब पहले 90 का डॉलर आता था, अब 91 का डॉलर आ गया, डॉलर को खरीदने का रेट बढ़ गया, तो नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो मेरी बात जरा ध्यान से देखना भाई, जब भी नेशनल इनकम पे फर्क आए तो आप एक्सपोर्ट पे फर्क देखना। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होती है कमाई, कमाई मतलब सेल, राइट? अबे $1 में वो हमसे 90 खरीदते थे, अब $1 में हमसे वो 91 खरीदेंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। आज के टाइम में बोलो तो ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है ना, इसी को बोलते हैं डिवैल्यूएशन। उन देशों में जहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चल रहा हो, इंडिया में तो इसको डेप्रिसिएशन ही बोलेंगे। हाँ, तो एक तरीके से बोल दो भाई, ये वैसे तो डेप्रिसिएशन है, ज्यादा नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। जब जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है, इसका एक फायदा तो होता ही है कि इंडिया के लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है। एक्सपोर्ट बढ़ा मतलब कमाई बढ़ी, कमाई बढ़ी मतलब इनकम बढ़ी। हाँ, तो इस वजह से इनकम बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि एक्सचेंज रेट बढ़ा तो हमारी कमाई बढ़ गई, तो लाइकली टू राइज है, ठीक है? तो ऐसे ध्यान रखना, एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो नेशनल इनकम बढ़ जाती है, नेशनल इनकम को वाई बोल सकते हो। क्यों? एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब होता है हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, अब फॉरेनर्स हमारा ज्यादा माल खरीद लेंगे तो इंडिया की सेल ज्यादा होगी। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, ठीक है जी? अच्छा जी, एक अलग से साइड में रखा हुआ क्वेश्चन है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है राजे? लिखा हुआ है हाउ एक्सचेंज रेट विल ब्रिंग डाउन व्हेन इट इज वेरी हाई। कहते हैं मान लो एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो गया, तो आरबीआई क्या उस एक्सचेंज रेट को गिरा सकता है? ब्रिंग डाउन का मतलब होता है गिराना। तो भाई आरबीआई के पास हथियार है। आरबीआई क्या करता है मैं आपको समझाता हूं, देखो जी। ये मान लो जी आरबीआई है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, आगे आने वाले चैप्टर में आपकी बहुत हेल्प करेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर यहां पर इस क्वेश्चन के साथ खत्म हो रहा है। ये आरबीआई है, आरबीआई अलग है। हमारे देश में एक मार्केट चल रही है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इस मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड होता है, इस मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बराबरी पे। आरबीआई अपना अलग रहता है। आरबीआई ने देखा भैया डॉलर 100 रुपए का हो गया, आरबीआई कह रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो कहता है डॉलर की वैल्यू हम गिरा सकते हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी में ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया में ऐसा हो सकता है। क्यों? इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लस गवर्नमेंट दोनों चल रही है, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट में जनरली ऐसा हो सकता है। तो आरबीआई क्या करेगा यहां पर? आरबीआई भाई डॉलर की वैल्यू कब गिराएगा? जब डॉलर बहुत महंगा हो गया हो। डॉलर की वैल्यू गिरानी हो तो क्या करना पड़ेगा? अबे तुम्हें किसी की भी वैल्यू गिरानी हो ना, तो उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा कर दो, क्योंकि जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो आरबीआई मार्केट के अंदर बेच देगा डॉलर, सेल कर देगा डॉलर, तो यहां पर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जिस भी चीज की सप्लाई बढ़ जाए उसकी वैल्यू गिर जाती है। डॉलर की सप्लाई सेल करेगा तो बदले में क्या लेगा? इस प्राइवेट मार्केट से आरबीआई डॉलर देगा तो रुपया लेगा ना। हाँ, तो ये काम है वैसे आरबीआई का। तो बोलते हैं भाई एक छोटा सा क्वेश्चन, कहते हैं इन दिस केस आरबीआई विल सेल फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर टू द मार्केट सो दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज्ड, ताकि सप्लाई इंक्रीज हो जाए एंड द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिक्रीज्ड। अगर आप इसको डायग्राम से दिखाओ तो मान लो जी ये एक्सचेंज रेट है 100 रुपए, बहुत ज्यादा। आरबीआई बोलेगा भाई डॉलर की सप्लाई बढ़ा दो, बढ़ा दिया, पुराना इक्विलिब्रियम ये था, नया वाला ये आ गया, 100 से सीधा 90 आ जाएगा एक्सचेंज रेट। आ जाएगा भाई, आ जाएगा ऐसे। हाँ, डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम भी बना सकते हो। तो राजे यहां पर खत्म हुआ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर, मैंने आपको सारी बातें बताई। अगले चैप्टर का नाम है दोस्त मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत मजेदार चैप्टर है। मैं आपको फिर बोलूंगा दोस्त, ठीक लग रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ भाई साहब कि हाँ सर आपने बढ़िया पढ़ाया है, ठीक पढ़ाया है, ये पढ़ाया है। कुछ टॉपिक्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट के हैं, वो थोड़े से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले करवा दिया। और जो एनसीईआरटी है वो बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट दोनों को एक ही यूनिट मानती है, तो मैंने इसलिए मर्ज करके आपको इसको करवा दिया है। अब चाहे तुम किसी भी किताब से पढ़ते हो, चाहे तुम पढ़ते हो किसी भी किताब से, टी आर जैन, वी के ओरी, संदीप गर्ग, सुभाष डे, राधा बहुगुणा, किसी भी किताब से दोस्तों, मैंने सभी किताबों का ख्याल रखा है, इसलिए आपके लिए परफेक्ट वन शॉट में तैयार कर रहा हूं। वरना मैं ऐसा भी कर सकता था भाई कि
कोई भी छोटा सा टॉपिक ले आया, उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि बस वो टॉपिक तो आपके दिल के अंदर बस गया, लेकिन एग्जाम रिलेटेड काम नहीं हो पाया। मेरा वन शॉट कराने का पर्पज ये होता है कि आपका एग्जाम रिलेटेड मैटर सॉल्व हो जाए, राइट। हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आओ भैया। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट के अंदर बीओपी भी बोलते हैं, बीओपी। अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात करने के लिए हमें थोड़ा सा बेस बनाना होगा। एक घुट पानी पी लूं इतने में, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बेस किस बात का बनाना होगा भाई? खरीद फरोख्त को क्या बोलते हैं? सामान खरीदने बेचने को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज को अकाउंटेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, राइट। हाँ जी। अगर ट्रांजैक्शन हो रहा हो प्यार मोहब्बत का, दोस्ती दुश्मनी का, तो ये ट्रांजैक्शन पैसों वाला नहीं है। प्यार देना, प्यार लेना, धोखा देना, धोखा लेना, पैसा तो नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों का लेन देन आए, वो क्या होते हैं? सामान खरीदना बेचना, बर्गर लोगे तो पैसा देना पड़ेगा, पैसों का ट्रांजैक्शन है, राइट। जो पैसों के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको मतलब समझाया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे लेन देन जिसमें पैसा यूज हो। दूसरा, कोई ट्रांजैक्शन हम अपने देश के अंदर करें, इंडिया के अंदर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात, कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करें, तो ये ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर अंदर घरेलू ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन इंडिया का कोई बंदा फॉरेन कंट्री से कोई ट्रांजैक्शन करे, सामान खरीदे बेचे, तो इस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी वो इंटरनेशनल लेवल के ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमी को मतलब पैसों में हो। उसके बाद इसकी कहानी को समझेंगे, क्योंकि बेसिक समझना जरूरी है। तो मैं बताऊंगा दोस्तों कि देखो, अभी मोटे मोटे तौर पे मैंने आपसे बात की, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दो होते हैं। डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया की करेंसी में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो रहा हो। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो होता है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी यानी डॉलर इन्वॉल्व हो, राइट। अब समझो मेरी बात। मैंने यहां पर लिस्ट बनाई है। मैंने कहा कि कुल मिला के सिर्फ 7 टाइप्स के इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, 7 टाइप्स के। तो समझ लेते हैं जरा कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारे दिल में आ रहा है कि कोई और भी हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताना फिर, ठीक है जी। लो जी, मैं बोलता हूं भैया विजिबल आइटम्स का खरीदना बेचना हो सकता है। तुम बोलोगे विजिबल आइटम क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक्स में अपनी नई टर्म रखी हुई है। विजिबल आइटम का मतलब होता है ऐसे आइटम जिसको आप देख सको, टच कर सको। अकाउंट्स में इसको टेंजिबल आइटम बोलते हैं। क्या? टी शर्ट, घड़ी, पंखा, पेन, कैमरा, जूता, सब कुछ विजिबल आइटम है। तो इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, राइट। तो ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो मैंने लिखा भाई, जो भी हमारे पास गुड्स होती है, टेंजिबल गुड्स होती है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि वीट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। हम सामान बेचेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, हम सामान खरीदेंगे तो फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, तो फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन हो गया, राइट। और इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम वो आइटम होते हैं जो दिखते नहीं है। जैसे कि सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, इंजीनियर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस, दिखती नहीं है, फील होती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये भी सर्विस है। तो दोस्तों सर्विस को बोलते हैं इनविजिबल आइटम। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये भी एक इनविजिबल आइटम है। फिर होता है जी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी बोलते हैं, मतलब वन साइडेड पैसों का लेन देन, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, डोनेशन, चैरिटी, ये लेना देना, राइट। हाँ, तो टीफा और टीटा लिखा है। टीफा की फुल फॉर्म है ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रोड, टीटा की है ट्रांसफर इनकम टू अब्रोड। फॉरेन कंट्री से गिफ्ट आना, फॉरेन कंट्री को गिफ्ट देना, ये दोनों इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। गिफ्ट इसका एग्जांपल लिख दिया मैंने, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऊपर ऊपर लिख रहा हूं। फिर दोस्तों फैक्टर इनकम का लेना देना भी होता है। फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की इनकम। जैसे कि फॉरेन कंट्री की कंपनी में नौकरी करके वहां से सैलरी ले ली, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो ऐसा रेंट भी हो सकता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फॉरेन कंट्री से कमा रहे हो तो ये आपकी फैक्टर इनकम है। लेकिन फॉरेन कंट्री वाले भी तो इंडिया से कमा सकते हैं, मानते हो? हाँ। तो फैक्टर इनकम का लेना और फैक्टर इनकम का देना, ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो यहां लिखा हुआ है फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेशनल इनकम में सुना होगा। फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो ये लेना देना है। जैसे कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेज जो है फ्रॉम एंड टू अब्रोड चलता रहता है। अब्रोड का मतलब फॉरेन कंट्री कोई भी हो सकती है वो, राइट। ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। फॉरेन कंट्री से बोरोइंग करना मतलब लोन लेना,
और फॉरेन कंट्री नेपाल श्रीलंका को लोन देना, यह भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो विदेशों से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, एप्पल आता है, गूगल आता है, टेस्ला आता है, तो इंडिया की टाटा रिलायंस भी बाहर जाती है, इन्वेस्टमेंट करती है टू अब्रोड, तो इन्वेस्टमेंट का लेना देना चलता रहता है। एक है जी चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यह भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, मैं समझाता हूं कैसे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो फॉरेन करेंसी का स्टॉक है जो आरबीआई अपने पास रखता है, तो आरबीआई इस स्टॉक को इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। मान लो जी आरबीआई के पास $100 है, राइट, आरबीआई ने अगर इस डॉलर को घटा के 50 कर दिया, तो $50 कहां भेजे आरबीआई ने? ये भाई हमारे देश की फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में भेजता है आरबीआई। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट में बताया था कि आरबीआई अपने रिजर्व में से कुछ करेंसी यहां बेच सकता है, बेचता है ना, हाँ। तो अगर आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज की प्राइवेट मार्केट के अंदर डॉलर बेच दे तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है और यहां पर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। तो एक तरीके से ये डॉलर को खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो इसको भी बोलते हैं दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज का इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो अभी इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस आप मेरी बात सुनो कि 7 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं इंटरनेशनल, इसके अलावा कोई नहीं होता। हमारे देश की सरकार इन 7 ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, उस अकाउंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। कोई भी आपसे प्यार से पूछे भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो एक देश के रेजिडेंट और फॉरेन कंट्री के बीच में होते हैं। हमारे देश का कोई भी बंदा, कंपनी, सरकार, फॉरेन कंट्री के बंदे, कंपनी, सरकार से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है, तो वो सरकार रिकॉर्ड कर लेती है। मैं अभी ऑनलाइन अमेरिका से अगर आईफोन मंगाऊंगा तो मैं तो खुश हो गया, लेकिन हमारे देश की सरकार ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ध्यान रखना इस बात को, रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो अब तुम्हें बताता हूं क्लियर, ये तो मैं पहले छोटे मोटे यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहा था, अब ध्यान रखो भाई साहब। देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 3 ऐसे कैटेगराइज कर लो, ठीक है। लास्ट के 3 और स्टार्टिंग के 4 के बारे में खास बात है, देखो जिस बच्चे के अकाउंट स्ट्रॉन्ग है ना वो इस बात को कैच करेगा। अकाउंट में एक टॉपिक होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट के अंदर ही 2 अकाउंट बनते हैं, एक का नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक का नाम होता है P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसे ही दोस्तों देश का बनता है बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट या फिर बीओपी एक ही बात है, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर ये सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं और इन सभी ट्रांजैक्शंस के अंदर फॉरेन करेंसी का या तो लेना है या देना है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन करेंसी है, राइट। अब बीओपी अकाउंट के भी 2 टुकड़े किए हुए हैं, एक है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्टिंग के 4 ट्रांजैक्शन जिसमें रिकॉर्ड हो उस अकाउंट को बोलते हैं करंट अकाउंट, और जिस अकाउंट में बाद के 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो उस अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये दोनों है बीओपी के पार्टी, राइट। ओके रिपोर्ट है। तो इस बात को ध्यान रखना, करंट अकाउंट के स्टार्टिंग के 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 ट्रांजैक्शन होते हैं, और कैपिटल अकाउंट के बाद के 3 ट्रांजैक्शन होते हैं। अब ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है वो मेरे दिमाग से सुनो भाई साहब। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक देश के लोगों की या सरकार की एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कैपिटलिस्टिक ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट बजट में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट बजट में कैपिटल बजट के अंदर वो ट्रांजैक्शन आते थे जिससे एसेट लायबिलिटी अफेक्ट होती थी, तो उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं कैपिटलिस्टिक नेचर के ट्रांजैक्शन। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी मैंने बता दिया आपको, ध्यान रखो कि ये तीनों ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो कैपिटलिस्टिक नेचर के हैं। अरे कैपिटलिस्टिक नेचर क्या होता है? कैपिटलिस्टिक नेचर का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, या इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। हम लोन ले लेंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, हम लैंडिंग कर देंगे तो हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। लैंडिंग करने से कैसे एसेट्स बढ़ते हैं? जब हम किसी को लोन देते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है, डेटर एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट का आना हमारे एसेट बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट का जाना हमारे एसेट बढ़ाता है। हम अगर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारे अमेरिका में एसेट बढ़ जाएंगे एक तरीके से, राइट। हाँ, तो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी आरबीआई फॉरेन करेंसी के लेन देन को ऊपर नीचे करता रहता है, तो वहां पर फॉरेन करेंसी को आरबीआई एक तरीके से एसेट्स मान के चलता है। तो एसेट लायबिलिटी कम ज्यादा होती रहती है इन सभी ट्रांजैक्शन से, इतना मोटे मोटे रूप में समझो। लेकिन अब क्लैरिटी से एक बार पढ़ लेते हैं भाई। देखो जी लिखा हुआ है यहां पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की या बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन दो, तो जो मैंने अपने मुंह से बोली थी,
भैया ये वो अकाउंट है जिसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही लिखा है यहाँ पर। इट रेफर्स टू द अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इसको बनाते हैं, मतलब एक लंबे समय के लिए हर साल इसको सरकार बनाती है, इसलिए एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। नेशनल इनकम में फ्लो और स्टॉक के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया। ठीक है ना, छोड़ो बाकी इसको। बीओपी अकाउंट रिकॉर्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। बीओपी अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। फॉरेन करेंसी आती है तो बीओपी अकाउंट में वो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होती है। रिसिप्ट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। हाँ, अकाउंट में दो साइड होती है ना। और फॉरेन करेंसी का जाना बीओपी अकाउंट में पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होता है। पेमेंट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड। बीओपी हैज टू कंपोनेंट्स। बीओपी के दो कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। स्टार्टिंग के 4 ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में, बाद के 3 ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में। जरा ध्यान लगाओ, तुम बोलोगे सर अकाउंट्स वाले बच्चों को बता रहा हूं सिर्फ वाली बात, जो अकाउंट्स पढ़ते हैं। अकाउंट्स के 3 रूल होते हैं, ट्रेडिशनल रूल कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के। तो मैं बताता हूं दोस्तों, जो आपका बीओपी है ना वो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको तुम डेबिट करते हो। एक्सपेंस मतलब पेमेंट, तो पेमेंट यहां पर डेबिट होगी। और जितनी भी इनकम होती है उसको क्रेडिट करते हो। इनकम मतलब यहां पर फॉरेन करेंसी की रिसिप्ट्स यानी इनफ्लो। तो उस बेसिस पे मैंने बताया है। और कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, प्रॉपर अकाउंट बना के दिखाऊंगा भैया। अब तुम जानते हो स्टार्टिंग के 4 ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के, बाद के 3 ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट बीओपी का वो पार्ट है जो ये 4 चीजें रिकॉर्ड करता है। कोई पूछ ले व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बीओपी का वो पार्ट है जो ये 3 चीजें रिकॉर्ड करता है। लिख के बता दूं, बता देता हूं। करंट अकाउंट का क्वेश्चन भाई, करंट अकाउंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट या पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट विच रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एंड टू अब्रोड, बस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, भैया करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करो 3 से 4 नंबर में। आपके लिए ये रहे करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, जो मैंने क्या बोला, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और फैक्टर इनकम। जैसे मुंह से भाषा बोली है उसी मीठी भाषा के अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई है। तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट अलग से एक्सप्लेन करने आ सकते हैं। तो क्या लिखा है, करंट अकाउंट विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड करता है और इंपोर्ट भी, बस ये लिखना है, ये लिख दिया। द करंट अकाउंट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, बस। विजिबल आइटम क्या होते हैं, इशारा दे दो, ये टेंजिबल आइटम होते हैं जैसे कि व्हीट, राइस, मोबाइल फोन। अगला इनविजिबल आइटम, तो सेम चीज, करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम का एग्जांपल है बैंकिंग, इंश्योरेंस। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर इनकम, तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है वैल्यू ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू अब्रोड, लेना और देना। और यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं, गिफ्ट, स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी। अब है जी फैक्टर इनकम, मेहनत की इनकम। तो द करंट अकाउंट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम मतलब आना, टू मतलब जाना, है ना, अब्रोड से आना जाना। और इसका एग्जांपल है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा। ये 4 हो गए। अब तुमसे पूछेगा भाई साहब कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन दे दो भैया। 2 डेफिनेशन है मेरे पास, एक तो आसान वाली है, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है, बीओपी का वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर वो 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं नीचे वाले। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट विच रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रोड, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये तो बहुत आसान डेफिनेशन है। दूसरी, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है, वो बीओपी का पार्ट है जिसके अंदर वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो कैपिटलिस्टिक नेचर के हो, वो भी लिख सकते हो। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट विच रिकॉर्ड दोस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री, या फिर विच आर ऑफ कैपिटलिस्टिक नेचर। अब आपको दोस्त ये पढ़ाता हूं जी, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो लो जी, कंपोनेंट पढ़ लो मेरे दोस्त। लो जी, ये लिखा है जी। पहला होता है जी, मान लो इन्वेस्टमेंट। पहले मैंने बोरोइंग एंड लेंडिंग लिखा था, कोई भी ऊपर नीचे कर लो। इन्वेस्टमेंट का आना और जाना। अब कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रोड, तो इन्वेस्टमेंट कितनी आई है विदेशों से और कितनी गई है वो सब रिकॉर्ड करता है। और इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक होती है जी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसको समझा दो जरा, ये क्या होती है। लो जी समझ लो फिर। कहते हैं जो भी विदेशों से हमारे देश में पैसा आएगा उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड। अगर फॉरेन कंट्री के लोगों ने हमारे देश की कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट की है तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और इसको ही बोल सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फर्क क्या है,
अगर कोई फॉरेन कंट्री का बंदा रिलायंस के, टाटा के शेयर खरीद ले तो इसको बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर कोई विदेशी इंस्टीट्यूट, कंपनी रिलायंस टाटा के शेयर खरीद ले तो इसको बोलेंगे एफआईआई, यानी किसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया की कंपनी के शेयर खरीदे हैं। लेकिन दोस्तों शेयर खरीदने के अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे देश में तुम अपनी कंपनी खोल लो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट खुली हुई है, गूगल खुली हुई है, एप्पल खुली हुई है, टेस्ला खुली हुई है, तो उन्होंने अपनी ब्रांच ही खोल दी हमारे यहां पर, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शेयर नहीं खरीदे, सीधी ब्रांच खोल दी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऑनरशिप वाली इन्वेस्टमेंट, जहां पर वो बंदे अपनी ऑनरशिप के अंदर धंधा खोल रहे हैं, राइट। तो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिलती है। चलो जी, कैपिटल अकाउंट के अगले कंपोनेंट पे चलते हैं, जिसका नाम है बोरोइंग एंड लेंडिंग, लोन का देना, लोन का लेना। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड। फ्रॉम एंड टू आता रहता है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखा हुआ है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। कब होता है? जब आरबीआई फॉरेन करेंसी को हमारे देश की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खरीदता बेचता है, राइट। तो ये भी एक हमारे देश की फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट का ट्रांजेक्शन है, राइट। हाँ, तो बोलते हैं द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं? दीज आर डिफाइंड एज द स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी विद अ कंट्री या विद सेंट्रल बैंक। जो भी स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी रखी हुई है इंडिया के पास, अच्छी खासी रखी हुई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इतना सब करा दिया, क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन बन रहे हैं राज्य आजकल प्रैक्टिकल। आसान क्वेश्चन आ सकता है, भैया कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट एक्सप्लेन करो, ये रे जी 3 नंबर मिल जाएंगे। भैया करंट अकाउंट के कंपोनेंट एक्सप्लेन करो जी, 4 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आजकल बनने कम हो गए हैं, ज्यादा क्या बनते हैं? प्रैक्टिकल। आपको ऐसे बोलेगा, भैया बैंकिंग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा या कैपिटल में? अरे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सर्विस होती है, इनविजिबल आइटम, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अगर बोलेगा इन्वेस्टमेंट का लेना देना हो रहा है, कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा ये बताना है आपको, समझे? रिकॉर्ड इसलिए होगा कैपिटल अकाउंट में क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक नेचर का है। कैपिटल अकाउंट के किसी भी आइटम के लास्ट में लॉजिक यानी बिकॉज के बाद आप लगा देना कैपिटलिस्टिक नेचर का ट्रांजैक्शन है भैया, इसलिए कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। या फिर आप लिख देना ये असेट लायबिलिटी को अफेक्ट करता है एक देश की, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। दोनों में से एक बात लिखनी है। अब देखो जी, आपसे ये भी पूछेगा ट्रांजैक्शन देके कि ये कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा। तो एक होती है रिसिप्ट साइड, एक होती है पेमेंट साइड। मैं बना के दिखाऊंगा अभी। रिसिप्ट साइड में वो रिकॉर्ड होता है जिससे फॉरेन करेंसी आई है, और पेमेंट साइड में वो रिकॉर्ड होता है जिससे फॉरेन करेंसी चली गई। पेमेंट को डेबिट साइड बोलते हैं, रिसिप्ट को क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो इतने सारे मैंने आपको बेसिक बता दिए। अब मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा, धुम्मा ठाके, टेंशन क्यों ले रहे हो? आओ जी आओ। लो जी, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ, आपसे पूछा हुआ है आर द फॉलोइंग एंटर्ड। ये नीचे ट्रांजेक्शन दिए हुए, ये एंटर कहां होंगे? बताओ जी, क्रेडिट साइड में होंगे या डेबिट साइड में होंगे? ओके, फिर बताओ करंट अकाउंट में होंगे या कैपिटल अकाउंट में होंगे, ये बताओ। अच्छा, रीजन भी देना है जी। ट्रांजैक्शन तो बताओ। ट्रांजैक्शन ये रे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आई है, टेस्ला कंपनी आ गई, गूगल आ गई, माइक्रोसॉफ्ट आ गई, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ गई। भाई इन्वेस्टमेंट आई है तो इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट होता है, तो भैया इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अब रिसिप्ट साइड में या पेमेंट साइड में? भैया फ्रॉम अब्रोड है, पैसा आया है, तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होगा, यानी क्रेडिट साइड में। ओके, ठीक है, ओके। लिखा है जी ट्रांसफर ऑफ फंड टू रिलेटिव अब्रोड। देखो जी, जब रिश्तेदारों को हम पैसा भेजते हैं तो इस पैसे को बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस। कहां भेजा है? इंडिया से किसी बंदे ने अपने रिश्तेदारों को पैसा भेज दिया, तो इंडिया से पैसा चला गया, राइट। गिफ्ट भेज दिया, डोनेशन दे दी, चैरिटी दे दी, उसकी तरह ही है। तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, पैसा गया है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में। पैसा गया है तो पेमेंट साइड यानी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो चलो जी, आंसर कैसे लिखना है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले था जी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, तो ये कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में। रीजन क्या है? बिकॉज इट कॉज चेंज इन एसेट और लायबिलिटी, या फिर लिख दो बिकॉज इट इज अ कैपिटलिस्टिक नेचर। अगला है जी, कहां रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट में? रिसिप्ट साइड में, यानी क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि इससे पैसा आ रहा है। कौन सा पैसा? रुपया मत देखो, डॉलर देखो। रीजन है बिकॉज इट इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आता है होम कंट्री में, राइट। हाँ, दूसरा है जी ट्रांसफर ऑफ फंड टू रिलेटिव। ट्रांसफर ऑफ फंड टू रिलेटिव अब्रोड, तो ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। रीजन क्या है? बिकॉज करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ऐसे ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इनविजिबल आइटम के। या फिर लिख सकते हो बिकॉज दिस इज नॉन कैपिटलिस्टिक नेचर ट्रांजेक्शन, तब भी ये सही होगा। कौन सी साइड में भैया? पेमेंट साइड में। डेबिट साइड मतलब पेमेंट साइड। क्यों?
क्योंकि भैया इससे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो इट इंक्रीज द आउटफ्लो, राइट। ओके जी, एक और ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है, कहता है इंडियन इन्वेस्टर्स लैंड अब्रोड। इंडिया के लॉन्डो ने, इंडिया के इन्वेस्टर्स ने, अडानी अंबानी टाटा ने फॉरेन कंट्री के लोगों को उधार दे दिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मतलब कहीं कहीं उधार दिया है इन्होंने, फॉरेन कंट्री के लोगों को उधार दिया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो भैया, ये ट्रांजैक्शन दे दी, तो इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ बीओपी इट विल बी रिकॉर्डेड। कहां रिकॉर्ड होगा? बीओपी के दो सब अकाउंट होते हैं, सब अकाउंट मतलब उसके अंदर दो छोटे अकाउंट होते हैं। तो लैंडिंग है ये, बोरोविंग लैंडिंग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। अब पैसा दिया है तो गया है, तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा, राइट। तो बोलेंगे कौन सा अकाउंट है जी? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, बिकॉज इट इज अ कैपिटलिस्टिक नेचर, या बिकॉज इट अफेक्ट एसेट लायबिलिटी। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे आउटफ्लो हो रहा है, इट इंक्रीज द आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। अच्छा जी, फिर पूछा है एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ दिस लैंडिंग ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पर इस लैंडिंग का फर्क क्या पड़ेगा? तो भाई साहब फर्क क्या पड़ेगा, ये देखो, डायग्राम का भी यूज कर सकते हो, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। हमारे देश से फॉरेन करेंसी चली गई, यानी जो सप्लाई है वो कम हो गई, सप्लाई कम हो जाती है तो एक्सचेंज रेट पहले ये था, अब ये हो जाएगा। तो पहले 90 का था डॉलर, हो सकता है 91 का हो जाए, तो इससे एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। तो बोलेंगे मार्केट एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज आफ्टर सच लैंडिंग बिकॉज ऑफ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डायग्राम भी सपोर्ट के लिए बना सकते हो, टीचर खुश हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है दोस्त? अब आपके होमवर्क के लिए यहां पर एक क्वेश्चन बनाऊंगा, देखो जी, आपको पता है ना स्टार्टिंग के 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किसमें होंगे? करंट अकाउंट में। सारी गेम इससे रिलेटेड ही चल रही है। बाद के 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे कैपिटल अकाउंट में। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच का डिफरेंस बताओ, ठीक है जी। तो सबसे पहले करंट अकाउंट की डेफिनेशन और कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन दोनों अलग अलग हो जाएगी, पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस में करंट अकाउंट के कंपोनेंट के नाम लिखना और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट के नाम लिखना अलग। तीसरे डिफरेंस में कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें एसेट लायबिलिटी कंट्री की अफेक्ट होती है, करंट अकाउंट में नॉन कैपिटलिस्टिक नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। 3 डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस याद करना है करो, वरना मत करो, संदीप गर्ग की किताब में दिया हुआ है। करंट अकाउंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, कैपिटल अकाउंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। याद होता है तो ठीक है, वरना 3 डिफरेंस आपको इसके बीच में आने चाहिए। छोटा सा होमवर्क है, प्लीज जब तुम ये वन शॉट देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास कॉपी पेन है तो इसको नोट कर लेना, जो मैंने अपने मुंह से बोला है तुम्हारे लिए। अच्छा जी, अब देखो तुम्हें अकाउंट बताता हूं। ये चारों करंट अकाउंट के आइटम है, कैसे रिकॉर्ड होते हैं करंट अकाउंट के अंदर, पूरा प्रॉपर बना के लाया हूं भाई। देखो जी, ये आप लोगों के लिए पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम यहां तैयार कर दिया। देखो जी, ये करंट अकाउंट है, इसके अंदर विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड होता है, इनविजिबल, ट्रांसफर इनकम, और चौथे नंबर का क्या था? फैक्टर इनकम। करंट अकाउंट की 2 साइड होती है, एक होती है रिसिप्ट साइड, इसको क्रेडिट साइड बोल सकते हैं, एक होती है पेमेंट साइड, इसको डेबिट साइड बोलते हैं। अब यूं मत बोलना भैया अकाउंट्स में तो उधर डेबिट इधर क्रेडिट होती है, इकोनॉमिक्स में ऐसा ही सिस्टम होता है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है जी, अगर मैं बोल रहा हूं ट्रांजैक्शन एक एक करके गिनते हैं, विजिबल आइटम की बात करें, इसका एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा, एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, तो इसको वीएक्स बोल देता हूं मैं शॉर्ट में, पैसा आएगा, अमाउंट यहां चढ़ा देंगे। विजिबल आइटम का इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, अमाउंट यहां चढ़ा देंगे। वीएम का मतलब, एम का मतलब इंपोर्ट है, साउंड से इंपोर्ट एम। अगर इनविजिबल का एक्सपोर्ट होगा तो आई एक्स लिखेंगे, आई का मतलब इनविजिबल, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट। इनविजिबल का इंपोर्ट हुआ तो आई एम लिखेंगे, अमाउंट यहां एंटर करते जाएंगे। ट्रांसफर इनकम आई है, फ्रॉम है, तो यहां लिखेंगे ट्रांसफर इनकम टू, मतलब दे दी, तो यहां लिखेंगे मतलब देना यहां पर, लेना यहां पर। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यहां लिखेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रोड यहां लिखेंगे, करंट अकाउंट बन जाएगा जी हमारा। ओके रिपोर्ट है। कैपिटल अकाउंट की बात कर लो, ये रिसिप्ट साइड है, ओके, क्रेडिट साइड को सीआर लिखते हैं, डेबिट साइड को डीआर लिखते हैं, वो ग्रीक लैंग्वेज है तो इतना टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हाँ, रिसिप्ट, बोरोइंग एंड लैंडिंग आता है कैपिटल अकाउंट में, तो बोरोइंग का मतलब पैसों को आना, यहां लिख देना, लैंडिंग का मतलब पैसों को जाना, यहां लिख देना। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड है, यहां लिख देना, चाहे एफडीआई हो चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड है, यहां लिख देना। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, आरबीआई ने अपनी तरफ से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेच दिया, तो मार्केट के पास तो फॉरेन एक्सचेंज आ गया ना, तो ये मार्केट का अकाउंट बनाती है सरकार। तो आरबीआई के पास से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज हो गया, लेकिन मार्केट के पास आ गया, उस पर्पस से है। शायद ही कोई टीचर इस लैंग्वेज को आपको समझा पाए,
ठीक है, मैं आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने पीछे फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर के अंदर इसको बताने की पूरी पूरी साजिश की थी। मान लो जी आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखा है, उसने मार्केट में बेच दिया, तो मार्केट का अकाउंट बनता है पीओपी, मार्केट इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेगी, लेकिन आरबीआई के पास से फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कम होना मार्केट के लिए रिसिप्ट वाली बात है, ठीक है। हाँ जी, मार्केट के लिए तो रिसिप्ट वाली बात है भाई साहब। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। अच्छा जी, और इंक्रीज हो जाए तो मतलब आरबीआई ने मार्केट से पैसा ले लिया, मार्केट के पास से पैसा कम हो गया, वो पेमेंट वाली बात है। तो ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कैसे कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन अब दोस्तों सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को पकड़ लो मेरे कहने पे, इस ट्रांजेक्शन को, सिर्फ इस वाली को, ये विजिबल आइटम वाली ट्रांजेक्शन को पकड़ लो, बाकी सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। एक नया अकाउंट है जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो सिखा रहा हूं आपको, नया कॉन्सेप्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान दो। अगर विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट और विजिबल आइटम के इंपोर्ट, इन दोनों की बात हो, इनका डिफरेंस निकाल दो भैया, बस। सिर्फ विजिबल आइटम भैया, गुड्स गुड्स देख रहे हैं, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, फैक्टर इनकम, सब गई तेल लेने, सिर्फ विजिबल आइटम देख रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, जो भी वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, नया कॉन्सेप्ट, यस, कॉन्सेप्ट का नाम है राज्य, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड शॉर्ट में बीओटी बोलते हैं, इसको मर्चेंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं, मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स। इसको बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं क्योंकि विजिबल आइटम के बारे में बात हो रही है। इसको ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। कोई आपसे पूछ रहा है ये होता क्या है, तो आप सीधा बोलना इट मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। जब भी बीओटी निकालना हो तो विजिबल का एक्सपोर्ट और विजिबल का इंपोर्ट का डिफरेंस निकाल दो, आपके पास बीओटी आ जाएगा। अब देखो भैया, मैं बोलता हूं आपसे यहां पर, मान लो जी देश का एक्सपोर्ट ये लिखा, देश का इंपोर्ट ये लिखा, देश 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है, 100 का इंपोर्ट कर रहा है, तो बीओटी कितना आएगा, बीओटी आएगा 0, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस आता है, बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर देश 100 का एक्सपोर्ट कर रहा है, 90 का इंपोर्ट कर रहा है, तो 100 में से 90 माइनस कर दो 10। अगर देश 100 का एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट 120 का कर रहा है, तो 100 में से 120 माइनस करो, -20। अब ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसके अंदर 3 सिचुएशन हो सकती है भैया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर भी हो सकता है एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता है एक्सपोर्ट कम हो, जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले होते हैं वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि बीओटी का बैलेंस 3 तरीके से आ सकता है, मतलब 3 टाइप का होता है। एक तो होता है जी बैलेंस्ड है भैया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर है, या फिर जब तुम्हारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो ना, तो माल ज्यादा आया है, तो इसको बोलते हैं फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब होता है सरप्लस, माल ज्यादा आया है। लेकिन जब पेमेंट ज्यादा हो गई ना, तो इसको बोलते हैं डेफिशिट, ये नेगेटिव में बैलेंस आता है। नहीं समझ में आया, पढ़ाता हूं तब समझ में आएगा। यहां बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के 3 टाइप होते हैं। एक होता है जी बैलेंस्ड, जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है विजिबल के। एक होता है जी सरप्लस, जिसको फेवरेबल बीओटी बोलते हैं, यहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। एक होता है बीओटी अनफेवरेबल, जहां पर एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा। ऐसे करके आपको लिखना होता है अगर पेपर में आ जाए तो। जिस तरीके से राज्य मैंने आपको यह बताया कि तुम सिर्फ विजिबल को पकड़ो, ये वाला और ये वाले का डिफरेंस कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो दोस्तों ऐसे हम इनविजिबल भी पकड़ सकते हैं। अगर मैं इनविजिबल का एक्सपोर्ट और इनविजिबल का इंपोर्ट माइनस करूं, तो मेरे पास एक नई टर्म आएगी, उसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। हाँ, अगर ये दोनों साइड बराबर हुई तो बोलेंगे ये बैलेंस्ड है। अगर रिसिप्ट साइड ज्यादा हुई तो बोलेंगे सरप्लस है। अगर पेमेंट साइड ज्यादा हुई तो बोलेंगे नुकसान यानी डेफिसिट है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आएगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, ये इनविजिबल का एक्सपोर्ट और इनविजिबल के इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है। ये भी 3 तरीके का हो सकता है। ये बैलेंस में होगा अगर इनविजिबल का एक्सपोर्ट इनविजिबल के इंपोर्ट के बराबर हुआ। ये सरप्लस में होगा अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हुई। और ये डेफिसिट में होगा यानी नुकसान में, अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू कम और इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हुई। क्योंकि इंपोर्ट का मतलब पेमेंट करना, ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, रिसीव कम हो रहा है, तो नुकसान ही हो गया ना। हाँ, इनविजिबल ट्रेड के भी 3 टाइप हो सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने आपको पढ़ा दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। जनरली बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर आ जाएगा तो मुझे पक्का पता है कि तुम उखाड़ दोगे उस क्वेश्चन को। अब देखो जी, हमारे देश के अंदर करंट अकाउंट बनाया जाता है। ये करंट अकाउंट की मान लो रिसिप्ट साइड का टोटल है। रिसिप्ट साइड मतलब क्रेडिट साइड, और ये डेबिट साइड है, तो ये पेमेंट साइड का टोटल है। अगर करंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड का टोटल यानी क्रेडिट साइड का टोटल और पेमेंट साइड का टोटल माइनस कर दो, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलेंगे करंट अकाउंट बैलेंस।
करंट अकाउंट बैलेंस करंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड का टोटल और पेमेंट साइड का टोटल का डिफरेंस होता है ना। अगर ये दोनों बराबर है तो करंट अकाउंट भी बैलेंस्ड है। अगर रिसिप्ट साइड ज्यादा है तो करंट अकाउंट भाई साहब सरप्लस में है, जो हमारे देश में होता नहीं। अगर पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा है, मान लो जी यहां 900 है वहां 400 है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में है। तो ये 3 टर्म और कर लो मेरे साथ जब तुमने किया है तो। लो जी, करंट अकाउंट बैलेंस क्या हो सकता है आपसे पूछ लेगा, तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन सम टोटल ऑफ क्रेडिट यानी रिसिप्ट साइड एंड सम टोटल ऑफ डेबिट यानी पेमेंट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। ये भी 3 तरीके का हो सकता है भाई साहब, या तो बैलेंस्ड में होगा, या सरप्लस में होगा, या डेफिसिट में होगा। बैलेंस्ड होगा मतलब इसकी दोनों साइड इक्वल है। सरप्लस में होगा जब इसकी रिसिप्ट साइड मोर है, यहां लिखा है ना रिसिप्ट साइड। डेफिसिट में होगा जब इसकी रिसिप्ट साइड लेस है। रिसिप्ट साइड लेस है, बाकी आपके पढ़ने के लिए है। तो ये पेपर के अंदर पूछ सकता है। और भाई साहब करंट अकाउंट डेफिसिट को न्यूज़पेपर में ऐसे लिखते हैं सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्म है ये, तुम्हारे पेपर में भी आ सकती है केस स्टडी की फॉर्म के अंदर, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब आ जाओ जी, जैसे करंट अकाउंट का बैलेंस निकलता है ऐसे कैपिटल अकाउंट का भी निकलता है क्या? हाँ जी। अब कैपिटल अकाउंट में ये इंडिविजुअल बैलेंस नहीं निकालते, टोटली निकाल देते हैं। जैसे करंट अकाउंट में विजिबल का अलग से निकाल रहे थे, इनविजिबल का अलग से निकाल रहे थे, ऐसा नहीं करते भाई। इसके रिसिप्ट साइड का टोटल मतलब क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल जो भी आए, मान लो जी यहां लिखा है 100 100 100, ये 300 आ गया। यहां भी लिखा है 100 100 100, ये 300 आ गया। तो इन दोनों साइड का टोटल देख लो, ये बैलेंस आ गया। अगर मैं बोलूं 300 इधर है 300 इधर है तो बैलेंस 0 है, तो ये बैलेंस्ड है। अगर यहां होता 600 यहां 300 होता तो रिसिप्ट हुई है 600 की, पेमेंट हुई है 300 की, तो 300 का सरप्लस है। अगर यहां होता 1200 यहां 600 तो रिसिप्ट 600 की, पेमेंट 1200 की, तो ये 600 का डेफिसिट है। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में भी सेम चीज आती है भैया। कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या होता है? कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट साइड का टोटल एंड डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट डेबिट लिखना जरूरी नहीं है, क्रेडिट को तुम रिसिप्ट भी लिख सकते हो, डेबिट को तुम पेमेंट भी लिख सकते हो। ये भी 3 तरीके का होता है, बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट। बैलेंस्ड में दोनों साइड इक्वल होती है, सरप्लस में रिसिप्ट साइड मोर होती है, और डेफिसिट में रिसिप्ट साइड लेस होती है। तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो ये भी नहीं चाहता ना कि बहुत कम चांस वाला क्वेश्चन भी आप छोड़ के जाओ। ये करना होता है आपको, राइट? अच्छा जी, करना होता है, हाँ जी करना होता है जी। अब सुनो मेरी बात दोस्त, आपको और मोटे मोटे कॉन्सेप्ट कराता हूं। हम जब देश का बीओपी अकाउंट बनाते हैं तो ऐसे बनता है जी, ऊपर लिख देते हैं बस बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन उसके नीचे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बन रहा होता है, अकाउंट्स नहीं अकाउंट, ये बन रहा होता है, राइट? अब मान लो जी करंट अकाउंट में कोई बैलेंस आया है, यहां पर अमाउंट लिखे हुए हैं, कैपिटल अकाउंट में कोई बैलेंस आया है, यहां पर अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है जी। हम देखते हैं यहां पर टोटल कर दो, मतलब मान लो जी यहां आ रहा है 1000, यहां भी आ रहा है 1000, सारा टोटल ये पूरा, ये पूरा। तो बोलते हैं बीओपी की अगर दोनों साइड का टोटल बराबर है, ये होती है बीओपी की इनफ्लो वाली साइड, क्रेडिट साइड, रिसिप्ट साइड, ये होती है पेमेंट वाली साइड। दोनों साइड का टोटल अगर बराबर है तो बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब होता है इक्विलिब्रियम में है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो भाई बीओपी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है? हमारा देश की सरकार की सोच देखो, हमारे देश की सरकार बोलती है भैया इसकी दोनों साइड बराबर हमेशा होनी चाहिए। अगर हमेशा बराबर नहीं है ना तो सरकार इसको जबरदस्ती बराबर करती है। जबरदस्ती एक ऐसा ट्रांजैक्शन करेगी जिससे दोनों साइड बराबर हो जाएगी। क्यों? सरकार कहती है देखो जी बीओपी में सरप्लस है, वो भी अच्छी बात नहीं है, डेफिसिट है, वो भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? बीओपी में सरप्लस है मतलब हमारे पास बहुत सारा डॉलर फालतू में रखा हुआ है, क्या करेंगे उसका? अगर बीओपी में डेफिसिट है मतलब हमारे यहां डॉलर की कमी है, क्या करेंगे इसका? तो हमारे पास दोनों साइड बीओपी की बराबर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो अपने आप ही बैलेंस में है तो ठीक है, अगर वो ओरिजिनली बैलेंस में नहीं है तो सरकार एक ऐसा ट्रांजैक्शन करती है जिससे बीओपी अकाउंट बैलेंस में आ जाता है। उस ट्रांजैक्शन को जो लास्ट में सरकार करती है उसको बोलते हैं हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन बोलो या आइटम बोलो। अब देखो जी क्या करवा दिया मैंने आपको मोटा क्वेश्चन करवा दिया।
बीओपी अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ओरिजिनली, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस थे, इन सभी ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ये किसने किए? ये भाई मैंने किए हैं, तुमने किए हैं। तुमने लोन ले लिया होगा फॉरेन कंट्री से, या लोन दे दिया होगा, तुमने गिफ्ट का लेन देन कर लिया होगा, तुमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया होगा। क्यों किया? तुमने किसी को देखा, किसी से सोचा समझा? अपने लिए करते हो ना। तो जो भी लोग अपने प्रॉफिट के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। इसको सेटल करने के लिए ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का अगर बैलेंस बराबर नहीं है, तो उस बैलेंस को बराबर करने के लिए लास्ट में एक ट्रांजैक्शन होता है, उसे बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो पेपर में डिफरेंस आता है, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के बीच में अंतर बताओ। तो पहला अंतर यह है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट में भी हो सकता है, लेकिन अकोमोडेटिंग सिर्फ कैपिटल में होगा नीचे। ओके। दूसरा डिफरेंस, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मोटिव के ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का मोटिव ही होता है कि बीओपी को वापस से इक्विलिब्रियम में लेकर आना, बैलेंस में लेकर आना। तीसरा डिफरेंस, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को हम अबव द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लाइन मतलब जब बैलेंस क्लोज होने की लाइन हो जाती है उससे ऊपर का। और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को हम बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। एक और डिफरेंस, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, ये कभी भी कर लो, चाहे तुम्हारे देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चल रहा हो, फ्लेक्सिबल चल रहा हो। लेकिन अकोमोडेटिंग सरकार तभी करती है, तभी ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा हो। तो यानी ये वाले ट्रांजैक्शन हांगकांग, इराक और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री के लिए बढ़िया है, क्योंकि वहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। अब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल मैंने एक्सचेंज रेट के चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अच्छा जी, डिफरेंस करवा दो सर। हाँ भाई, ये डिफरेंस आ सकता है पेपर के अंदर, अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस का। लो जी भाई साहब, कौन कौन से डिफरेंस है? यहां लिखा है अकोमोडेटिंग आइटम या ट्रांजैक्शन, यहां ऑटोनोमस आइटम या ट्रांजैक्शन। भैया ऑटोनोमस आइटम का रीजन क्या होता है? ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, जैसे कि प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए लोग करते हैं। इसका होता है जी टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस। सरकार डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने के लिए ट्रांजैक्शन करती है, यहां पर एक जबरदस्त, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहलाता है। करके नहीं बताना, बस आपको ऐसे ऊपर ऊपर से याद करना है, राइट। हाँ, अब भैया कहते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन तब होगा जब बीओपी में सरप्लस या डेफिसिट होगा। अगर बीओपी में ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा, है ना। तो इट डिपेंड्स टू कंपनसेट द डेफिसिट और सरप्लस, ठीक है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर ऑफ बीओपी ट्रांजैक्शन। इसका दूसरे बीओपी ट्रांजैक्शन से कोई लेन देन नहीं है भाई। ये वो ट्रांजैक्शन है जो लोग अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, एक्सपोर्ट करना करेंगे, इंपोर्ट करना करेंगे, है ना, ये अपने मजे में होंगे ट्रांजैक्शन। इसको बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इसको अबव द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होंगे, अकोमोडेटिंग सबसे नीचे, और ऑटोनोमस वाले करंट में भी हो जाएंगे और कैपिटल में भी हो जाएंगे। अब अकोमोडेटिंग वाले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोनोमस वाले चाहे फिक्स्ड हो या फ्लेक्सिबल हो, हर जगह हो सकते हैं, राइट। ऑटो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को हम ऑफिशियल सेटलमेंट अप्रोच भी बोलते हैं, अभी आपको समझाऊंगा भी, ध्यान से समझो भैया। तो क्वेश्चन ये बनता है भाई साहब, क्वेश्चन ये बनता है, मान लो जी बीओपी अकाउंट में सरप्लस है या डेफिसिट है, मतलब दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कैसे होगा? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जब सरकार करती है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज को स्पेशली अलग से खरीदती है और बेचती है। मतलब क्लियरली बताता हूं भाई, जिस बच्चे को नॉलेज है, जिसने अच्छे से चैप्टर समझा, उसको समझ में आएगा। मान लो जी बीओपी में सरप्लस है, मतलब माल ज्यादा है हमारे पास, तो यहां पर आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को खरीद लेगा फ्रॉम द मार्केट। मतलब ये मार्केट है, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सरकार बनाती है। सरकार ने बोला जी यहां पर सरप्लस है, फालतू का फॉरेन एक्सचेंज रेट पड़ा हुआ है, तो आरबीआई बोलेगा फालतू है ना, बेच दो। आरबीआई विल बाय, यहां से कम कर देगा, फिर दोनों साइड बराबर हो जाएगी, राइट। हाँ, और अगर इस मार्केट में डेफिसिट था, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मतलब सरकार है, यहां पर कहेगी फॉरेन करेंसी की कमी है यहां पर, तो फॉरेन करेंसी बेच देगी मार्केट में। मार्केट के लिए ही बीओपी बनता है, बनाती सरकार है। तो डेफिसिट के केस में सरकार सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट में, और सरप्लस के केस में सरकार बाय करती है फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द मार्केट। अब ये चीज तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी, लेकिन ये मुझे समझाना जरूरी था, राइट। तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं भाई साहब, बीओपी अकाउंट का अगर बैलेंस निकालना हो आपको, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं, बताओ जी कैसे निकालते हैं, तो भैया कैसे निकालेंगे?
हम बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। रिसिप्ट साइड को बोलते हैं पैसा आना, इनफ्लो वाली साइड। पेमेंट साइड को बोलते हैं पैसा जाना, आउटफ्लो वाली साइड। तो पेपर के अंदर अगर आ गया व्हाट इज बैलेंस ऑफ अकाउंट, व्हाट इज बीओपी अकाउंट बैलेंस, बीओपी अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन सम टोटल ऑफ इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, मतलब क्रेडिट साइड का सम टोटल, एंड सम टोटल ऑफ आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डेबिट साइड का सम टोटल। यानी बीओपी अकाउंट के बैलेंस में बारे में बात हुई है, तो ये वाली साइड का टोटल माइनस ये वाली साइड का टोटल बोल रहे हैं पूरा पूरा। नहीं तो दोस्तों एक तरीका और होता है, आप पहले करंट अकाउंट का बैलेंस निकालो, फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दो। अगर आंसर जीरो आ गया तो बोलना बीओपी अकाउंट बैलेंस्ड है। जैसे जीरो कैसे आ सकता है, इस साइड का टोटल करो तो 1000, इस साइड का टोटल करो तो 1000, 1000 में से 1000 माइनस कर दो तो भी जीरो आता है ना। हाँ, तो करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी हम प्लस करते हैं तो भी हमारा आंसर जीरो आता है। अब ये जीरो कैसे आता है, ये इकोनॉमिक्स की अकाउंटिंग है, इंटरनेशनल लेवल की। अब उस लॉजिक में मत जाना, क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को अकाउंट बना के दिखाने पड़ेंगे, अकाउंट से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, बच्चे पूछते हैं ना सर दोनों को प्लस करके जीरो कैसे आ सकता है, तो वही कह रहा हूं। तो भैया करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों को जोड़ दो तो भी बीओपी अकाउंट का बैलेंस आता है। आपसे डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट, या तो ये डेफिनेशन लिखना या ये डेफिनेशन लिखना। ठीक है, मतलब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड बीओपी अकाउंट बैलेंस, राइट। अच्छा जी, चलो जी भैया, अब देखो जी, मैं बोलता हूं दोस्त आपको कि अगर करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को जोड़ दो, आंसर जीरो आ गया, तो बोलेंगे यहां पर बैलेंस्ड है बीओपी, इसको बीओपी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर इन दोनों को प्लस करो, आंसर पॉजिटिव आता है, मतलब जीरो से ज्यादा आता है, तो बोलेंगे बीओपी फेवरेबल है, फेवरेबल को बोलते हैं सरप्लस है। अगर दोनों का बैलेंस प्लस किया और आंसर नेगेटिव आया तो बोलते हैं बीओपी अनफेवरेबल है, यानी बीओपी में डेफिसिट है। तो यानी इन दोनों सिचुएशन को बोलते हैं बीओपी डिस इक्विलिब्रियम। डिस इक्विलिब्रियम का मतलब बीओपी की दोनों साइड बराबर नहीं है, एक तरीके से मान के चलो, या तो सरप्लस है या डेफिसिट है, दोनों साइड बराबर है तो बैलेंस्ड है। एक अप्रोच ये भी होती है देखने की, लेकिन हम थ्योरेटिकली में ज्यादा विश्वास रखते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 6 नंबर का, बोला था ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग के बीच में डिफरेंस बताओ और बीओपी डेफिसिट का मीनिंग बताओ, दोनों मर्ज करके क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा। तो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग के बीच का डिफरेंस 4 नंबर का था, बीओपी डेफिसिट का मतलब 2 नंबर का था। तो जब पूछे आपसे व्हाट इज द डेफिसिट इन बीओपी अकाउंट, तो दोनों मतलब लिखो। पहला, इट इज अ सिचुएशन व्हेन बीओपी अकाउंट सम टोटल ऑफ ऑटोनोमस इनफ्लो इज लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट। जब आपके ऑटोनोमस इनफ्लो कम है और ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा है तो ये बीओपी अकाउंट में डेफिसिट है। बीओपी अकाउंट में डेफिसिट हो या सरप्लस हो, उसको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से ही देखते हैं। पूछो क्यों, जब अकोमोडेटिंग कर दिया तो बीओपी जबरदस्ती बैलेंस में आ जाएगा। अच्छा जी, और जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस नेगेटिव आ रहा हो तब भी दोस्त बोलते हैं बीओपी डेफिसिट में है। अगर मैं देखूं सरप्लस क्या होता है बीओपी में, तो ये वो सिचुएशन है जब मोर होता है रिसिप्ट का टोटल देन द पेमेंट का टोटल। ठीक है, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपका पॉजिटिव आता है। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट ये है, यहां पर लेस था यहां पर मोर आ गया, वहां डेफिसिट था यहां सरप्लस आ गया, यहां नेगेटिव था यहां पॉजिटिव आ गया, तो वहां डेफिसिट था यहां सरप्लस आ गया। उस तरह